now. So, okay, good afternoon, everyone. Welcome to this webinar, which is the second edition of the Sampark webinar series. Sampark is the web-based knowledge platform curated by Pradhan, and we aim to take to the entire sector in the near future. मेरा नाम अरुंधिता है और मैं प्रदान के रिसर्च एंड एडवोकेसी यूनिट में काम करती हूँ. I'm excited to be moderating today's webinar, which has a wonderful line of speakers who have been working with youth and in the field of skilling. We also have a young woman and mother of another young woman who will share their stories and experiences with her. So as you may have seen the flyer, the topic that we are engaging with today is honing aspirations, unlocking potential, creating a new generation of equipped young women. So just a small housekeeping. As we move along, please keep posting questions, comments, and insights into the chat box or the Q&A bar. So without wasting any more time, I'll directly jump into inviting our first speaker, who is Kanta Singh. Kanta ji is the country program manager of UN Women and is spearheading the national program called Second Chance Education. Welcome, Kanta ji. Thank you, Arundhita ji. So Kanta ji, let's start with understanding the need for skilling for youth, especially women. कि स्किल लड़कियों का एक नया जनरेशन या एक नई पीढ़ी की हम क्यों बात कर रहे हैं और आज के समय में ऐसा क्या है जो इसे इतना जरूरी बनाता है? बहुत कुछ देखिए, तीन बड़ी वजह हैं कि हमें जब लगता है कि लड़कियों को खासकर और यूथ को स्किल करने की आवश्यकता है. लड़कियों के मामले में तो एक सबसे बड़ा एक वजह ये है कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इज गोइंग डाउन फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ, 10 years. लास्ट काउंट पे करीब 20% के करीब था, जहां 100 में से 20 महिलाएं काम करती थी. उसमें आप नरेगा वर्कर्स को भी शामिल कर सकते हैं. कोविड के बाद ये नंबर और भी कम हो गया होगा. दूसरा ये है कि लड़कियां जहां से आती, खासकर हमारी जो महिलाएं और लड़कियां जहां पे हम काम करते हैं, उनके और एक जो एम्प्लॉयमेंट के बीच का जो जरूरत है उसमें बहुत गैप है, क्योंकि उन लड़कियों का कभी एक्सपोजर नहीं हुआ एक फॉर्मल वर्क प्लेस से. एज अ रिजल्ट उनको वो स्किल्स भी नहीं अभी कभी सिखाई गई हैं जो कि काम पे जब वो जाएंगे तो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगी. तीसरी बात ये है कि भारत में जब इतनी जनसंख्या का एक आप कह सकते हैं कि बड़ा नंबर है और उसमें से करीब 60% यूथ हैं, तो दो ही तरीके हैं उसका डिविडेंड लेने के. एक तो ये कि भाई आप उनको स्किल कीजिए और उसको फॉर्मल और इनफॉर्मल इकोनॉमी में जोड़ दीजिए ताकि देश की ओवरऑल प्रगति हो. लेकिन उससे भी जरूरी बात अरुंधिता ये है कि मैं पर्सनली भी इस बात पर विश्वास करती हूँ और आई थिंक आज के दिन सब लड़कियों के अपने सपने हैं. हर लड़की ये चाहती है कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो. उसके लिए जो डायलॉग है, जो बातचीत है, वो घरों में जैसे शुरू होनी चाहिए कि लड़कियों को तो प्रिपेयर किया जाता है शादी के लिए और लड़कों को प्रिपेयर किया जाता है करियर के लिए. तो हमें उसको बराबर करना पड़ेगा कि अगर जब शादी की ही बात कर रहे हैं तो लड़कों को भी शादी के लिए तैयार कीजिए ना, कि शादी के बाद जिम्मेदारियां आती हैं. शादी कोई फन नहीं है. पहली बात तो शादी कोई अचीवमेंट नहीं है, इट्स अ सोशल ऑब्लिगेशन एट द मैक्स. लेकिन उसके बाद भी शादी के बाद लड़कों की, पुरुषों की एक जिम्मेदारी है. उनको घर में काम बटाना है, अपनी वाइफ की इज्जत करनी है, उसको अपने सपने पूरे करने का समय देना है. लेकिन क्योंकि मैं महिलाओं के साथ और लड़कियों के साथ काम करती हूँ, मेरा ध्यान फिर लड़कियों पे है, तो लड़कियों को मैं चाहती हूँ कि करियर के लिए तैयार किया जाए. कि आप स्कूल क्यों भेज रहे हैं लड़कियों को, आप कॉलेज क्यों भेजते हैं, ITI में क्यों भेजते हैं, आप स्किल ट्रेनिंग सेंटर में क्यों भेजते हैं? क्योंकि उनको अपने पैरों पे खड़े होना है. इसलिए आज के दिन स्किल ट्रेनिंग की, एम्प्लॉयमेंट की, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बेहद ज्यादा जरूरत है. और ये हम खासकर अपने प्रोग्राम से, हमारे प्रोग्राम से जो महिलाएं जुड़ी हैं
मैं उनसे, मेरा निवेदन है कि वो अपनी बेटी, अपनी बहू, अपनी पड़ोसन, अपनी नीस, जो भी उनके पड़ोस में यंग लड़कियां हैं, उनको पढ़ने से ना रोकें, जल्दी शादी ना करें, और तीसरा उनको एनकरेज करें कि वो किसी न किसी तरह की स्किल्स लें ताकि वो एम्प्लॉयड हो जाएं। तो आपने जैसे प्रोग्राम, जैसे प्रदान भी काम करता है, इंटरजेनरेशनल पावर्टी इश्यूज को भी हमको एड्रेस करने की आवश्यकता है, और उसके लिए जरूरी है कि हम इन सभी प्रोग्राम्स, जितने भी प्लेटफॉर्म्स अपने पास है, इनके जरिए बात करें हम अपनी महिलाओं से, क्योंकि वो, उनका बहुत बड़ा रोल है अगली जनरेशन को ठीक करने में, ताकि उनको ये लड़ाई ना लड़नी पड़े जो हम लड़ रहे हैं आज के दिन। बहुत ही जरूरी बात आपने कही कि अगर हम लड़के को काम के लिए तैयार करते हैं तो लड़कियों को क्यों ना करे। तो सबसे पहले तो हमें अपनी सोच में बदलाव लाने की जरूरत है, जो कि आ भी रही है। मेरा एक दूसरा क्योंकि आपने कहा कि इसमें करना चाहिए, तो ये हम कैसे पक्का करें, क्योंकि आप इतने सालों से युवाओं के साथ काम कर रही हैं, हम कैसे ये पक्का करें कि युवा लड़कियों की ट्रेनिंग और स्किल बिल्डिंग में ज्यादा से ज्यादा निवेश हो? जी, सो अमृता, ये भी 3 लेवल पे बात होती है। एक तो सरकार की पॉलिसीज में ये बात लिखी जाए कि जब भी कोई स्किलिंग प्रोग्राम है, जैसे एनएसडीसी के जरिए जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, या मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, या मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, या किसी भी मंत्रालय, करीब करीब 18 विभाग और मंत्रालय ऐसे हैं जिनके तहत कोई ना कोई तरह की स्किलिंग के लिए पैसा है। सो पहले तो उस पैसे का हिसाब, लेखा जोखा हो कि टोटल मिला के देश भर में कितना पैसा स्किलिंग के लिए जा रहा है। दूसरा, उसका एक हिसाब ये हो कि उसमें से कितना पैसा लड़कियों के लिए जा रहा है, और वो 2 तरीके से हो सकता है। एक तो एक्सपेंडिचर को देखा जाए, that means the monitoring mechanisms will have to be checked again to see if male and female column is filled there. उससे पता चल जाएगा हमारे को कि कितनी महिलाएं ट्रेन हुई, कितने नहीं। तीसरा जो उसमें जो देखने का है कि हम जब एलोकेशन करते हैं तो उसमें निहित कर दें कि कम से कम इसमें 50% लड़कियां होंगी या 40% लड़कियां जरूर होंगी। तो एक लेवल का काम तो वो है। तो जब हम पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, लेजिस्लेशन और बजट्स को देखते हैं और एक्सपेंडिचर को देखते हैं, तो वहां उसको इंटीग्रेट करते हैं, उसमें उसके अंदर उसको निहित कर दें। दूसरा है कि हम जो है, जो इंटरमीडिएरी इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे स्किल सेंटर, सो सेक्टर स्किल काउंसिल्स, गिव मी अ सेकंड, देयर इज नॉइस, आई विल जस्ट क्लोज द डोर, sorry. Intermediate institutions like training partners, like PMKVY centers, like GKY centers, वहां पे हमको पूरे ही सिस्टम को में जेंडर मेन स्ट्रीम करने की आवश्यकता है। होता क्या है, जो मैंने देखा है, मैं सिर्फ वही बताना चाहूंगी कि जब उनको पता है, कुछ मैंडेट है उनके पास कि 20%, 30% लड़कियां होना हर प्रोग्राम में जरूरी है, उनको लेने के लिए, लड़कियों को मोबिलाइज करने के लिए लड़कों की टीम जाती है। Now seeing young boys in the vicinity saying लड़कियों की ट्रेनिंग के लिए लेके जाना है, parents are not very keen to send the girls. So we look at all those things that impact girls' enrollment, retention and then placement. जब आप एक ट्रेनिंग सेंटर पे जाती हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि ट्रेनिंग सेंटर में टॉयलेट कहीं जाके दूर होता है, या क्लासरूम जो है वो बहुत वेल लिट नहीं होता है, या ट्रेनर की भाषा ऐसी होती है कि लड़कियां जो हैं उससे घबरा जाती हैं कि ये कैसा बोल रहा है, अरे यार, लड़कों के साथ जैसे बोलते हैं हम, गाली देके ये वो। तो उन स्पेसेस को, उस कंटेंट को, उस डिलीवरी को, उसको सबको ही महिलाओं के पर्सपेक्टिव से देखा जाना चाहिए। तो वो जो ट्रेनिंग पार्टनर का रोल है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही कंपनियों को वहां लेके आते हैं। जब प्लेसमेंट होती है तो लड़के और लड़कियों की अलग अलग लाइन लगा दी जाती है, चाहे लड़कियां कितनी ही कॉम्पिटेंट हो। तो उनको पहले प्रॉब्लम बताई जाती है, तुम ये जॉब कर लोगी तो 12 घंटे की जॉब है, तुम कर लोगी तो 30 किलोमीटर दूर जाना है, तुम कर लोगी तो हैवी मशीनरी है ना। पॉइंट इज, अगर उसी बात को टर्न अराउंड किया जाए और ये कहा जाए कि इस सेक्टर में या इस जॉब रोल में लड़कियां नहीं है। सोलर पैनलिंग का मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। ये गांव में भी सोलर पैनल बनने लग गए और लगने लग गए। ये कहने की बजाय कि आप यहाँ लड़कियां कम है, ये कहें क्योंकि आप लड़की हैं, आपको सबसे पहले काम मिलेगा। हैवी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं उठाना पड़ता जो कि आपसे ना उठेगा।
या क्योंकि इस एरिया में लड़कियां नहीं है, हम चाहते हैं पहली 10 लड़कियां आके रोल मॉडल बने, तो लड़कियों को ज्वाइन करने का, ट्रेन करने का और प्लेस होने का बिल्कुल उत्साह ही बदल जाएगा, राइट? इट इज द वे वी कम्युनिकेट द फैक्ट। सो इंटरमीडिएट रोल है। थर्ड है कम्युनिटी का काम और लड़कियों का खुद का काम। अगेन मेरे अनुभव से मैं ये कहती हूँ कि लड़कियां बहुत कीन हैं आजकल अपने पैरों पे खड़े होने में। I see no problem when there's a job fair in a small town in any backward district, जहां पे लड़कियां एक जॉब फेयर में, एक SBI का इंश्योरेंस कंपनी कोई आ गई, हजारों लड़कियां वहां, कोई छोटे बच्चे को लेके, कोई माँ बाप को लेके, कोई भाई को लेके वहां लाइन में खड़ी हैं, दिन दिन भर खड़ी हैं। इसका मतलब यह है कि कोई अगर आपको ये कहे कि लड़कियां काम नहीं करना चाहती हैं, प्लीज डोंट बिलीव दैट पर्सन, बिकॉज लड़कियां काम करना चाहती हैं। वर्क प्लेसेस आर नॉट रेडी फॉर वुमेन। इट इज नॉट द गर्ल्स हु आर नॉट रेडी फॉर वर्क, बट वर्क प्लेसेस आर नॉट रेडी फॉर वुमेन। सो तीसरा काम जो हमें कम्युनिटी लेवल पे और लड़कियों के साथ करने की जरूरत है, डेफिनेटली इफ पीपल लाइक यू एंड मी एंड अदर पीपल हु आर वर्किंग एज सारथीज और एजुकेटर्स, गो एंड टॉक टू देम सेइंग, हे मैं पहले ये थी, अब मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ, अब मेरी ये हालत है, मैं निकल सकती हूँ तो तुम क्यों नहीं निकल सकती हो। तीसरा ये कि भाई शादियां आजकल पहले जैसा हिसाब नहीं रहा, शादियों के भरोसे मत बैठिए। शादी में हिंसा होती है, मान लीजिए कुछ शादीशुदा लड़कियों के साथ, जब आप पैसा अपना कमाती हैं तो उस हिंसा से कैसे डील करना है वो बदल जाता है। मैं ये नहीं कहती हिंसा रुक जाती है, पर हिंसा से डील करने का तरीका बदल जाता है व्हेन यू आर अर्निंग योर ओन मनी। सो हमें ये सारे मैसेजेस क्लियरली फैमिलीज को, पापा को, माँ को और लड़की को, तीनों को समझाना है कि नौकरी करेगी तो ये फायदे होंगे, आप शादी कर देंगे, दहेज भी देंगे, कर्जा भी उठाएंगे, फिर भी चांसेस ये है। सो प्रोस एंड कॉन्स जैसे बोलते हैं, सब चीजें समझाना जरूरी है। कम्युनिटी लेवल पे मुझे ये नहीं लगता कि लड़कियों को दिक्कत है, बट फिर भी कुछ सिस्टेमिक प्रॉब्लम्स आ देता, जैसे ट्रेवल का प्रॉब्लम है, सेफ्टी का इशू है, accommodation का प्रॉब्लम है, if they are working outside the state, where do they go and stay? So if a number of girls move at one point in time, से 6 लड़कियां गांव से गई, तो वो सेफ्टी नंबर्स जो होता है ना, घर वाले भी राजी हो जाते हैं। एंड वी हैव सीन सेवरल एग्जांपल्स वेयर गर्ल्स फ्रॉम किशनगंज से लेके लड़कियां और हिमाचल जाती हैं ट्रेनिंग करने, फिर करनाल में काम कर रही हैं और चंडीगढ़ में काम कर रही हैं, तो वो भी तो गई ही है ना कुछ सोच के, पर क्योंकि गांव में से 5 लड़कियां एक साथ गई हैं, घर वाले निश्चिंत हैं कि वो सेफ है। I think we also need to start working on those strategies where it is easier in the beginning, उसके बाद फिर रास्ते बन जाते हैं। अब हरियाणा का मैं हमेशा एग्जाम्पल इसलिए देती हूँ कि जब वो वही स्टेट है जहाँ जीन्स पहनने पे मर्डर कर देते हैं, वही पेरेंट्स अपनी लड़कियों को रेसलिंग कॉस्ट्यूम पहना के अखाड़े में लेके जाते हैं सुबह सुबह स्कूटर पे बिठा के, राइट? देयर आर 200 अखाड़ास दैट हैव कम अप इन हरियाणा आफ्टर कॉमनवेल्थ गेम्स। तो माइंडसेट का हम लोग बहाना बहुत लगाते हैं, लेकिन माइंडसेट चेंज होने में मिनट लगते हैं। जब पहली तनख्वाह आती है ना, उसके बाद उस लड़की की, उसके पेरेंट्स की गांव में एक जगह जो बनती है, वो उसका मजा लेने की जरूरत है। और उस लड़की को, एक लड़की को देख के जो 50 लड़कियां और जाती हैं, दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग एट। ऑल्सो जब छेड़छाड़ बस में होती है, एक लड़की के साथ होती है और 5 लड़कियां ड्रॉप आउट होती हैं उस एक इंसिडेंट की वजह से, तो हमें उनको क्वेश्चन करने की जरूरत है। तो हमें वी हैव टू वर्क एट दिस 3 लेवल्स, एज आई सेड, पॉलिसी प्रोग्राम्स, लेजिस्लेशन, पॉलिसी मेकर्स, फंडिंग के लेवल पे, फिर इंटरमीडिएट लेवल पे, और फिर लड़कियों और उनके माँ बाप के लेवल पे। थैंक यू कांता जी, वेरी पावरफुल। क्योंकि ये सब लेवल पर कि हम अगर ये बहाना बनाए कि लड़कियां नहीं, so we can't make excuse of barriers anymore. No, we should not. We should not, because I mean even one woman can, we have seen from our experience, हमारे अपने गांव में, हमारे टीम्स में हम देखते हैं कि 1 या 2 लड़कियां ही होती हैं जो शुरुआत करती हैं, और उसके बाद बिल्कुल। और आप कहाँ की हैं, कहाँ काम कर रही हैं, you are the most perfect example of that, and you know, खतरे आपको भी उतने ही हैं। ऐसा नहीं कि वो छोटे बालों वाली लड़कियों को नहीं छेड़ते हैं क्योंकि वो शहरी है, सब कुछ होता है, बट हमने भी तो कुछ हिम्मत की है ना।
बिल्कुल। Thank you so much, Kanta ji. Before we move on to, हमारे पास एक सुधीर ने हमें एक question pose किया है, तो it will be great to engage. तो वो पूछ रहे हैं कि थोड़ा आपने cover भी किया है ये, और वो पूछ रहे हैं, is the challenge more on the demand side of skilling young women girls, or do we have a greater challenge on the supply side? Both sides. कंपनीज, जैसे मैंने कहा कि कंपनीज भी तैयार नहीं है बहुत लड़कियों को लेने के लिए, क्योंकि उसमें खर्चा लगता है। अब आप टॉयलेट्स बनाइए, आप क्रैश बनवाइए, आप जो कंप्लायंसेस हैं, पीएफ दीजिए, आप हेल्थ इंश्योरेंस दीजिए, आप मैटरनिटी लीव दीजिए, उसमें खर्चा लगता है। सो कंपनीज सिर्फ वही पैसा लगा रही है जिन्होंने ये रियलाइज कर लिया है कि लड़कियों को लाने से बहुत फायदा, देयर इज अ बिजनेस केस फॉर दैट, कि ना केवल डाइवर्सिटी बढ़ती है, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड अल्टीमेट बेनिफिट्स एंड प्रॉफिट्स जो इंक्रीज होते हैं, वो कंपनियां धड़ाधड़ लड़कियों को ला रही हैं। जिन कंपनियों ने, एमएसएमईज ने पर्टिकुलरली, जिन्होंने रियलाइज ही नहीं किया, वो लड़कियों को प्रॉब्लम की तरह देखती हैं। तो एक तो वो साइड है सप्लाई साइड में। जो डिमांड साइड है, जहां पे लड़कियां काम ढूंढ रही हैं, उनको मिल नहीं रहा है, लड़कियां भी थोड़ा सा एडवेंचरस होने की उनको जरूरत है, मुझे लगता है, घर वालों को भी, क्योंकि जैसे ही लड़की 18 की होती है, घर वाले लड़का देखना शुरू कर देते हैं। उनका यह है कि हमारे सर से बला टले, भी कहीं जाए। तो थोड़ा सा मुझे लगता है, मैं माँ बाप को ब्लेम नहीं करती, बिकॉज दैट्स हाउ दे हैव बीन ब्रॉट अप, that's how they have been conditioned to think। नहीं तो समाज का डर, इसका डर, उसका डर, लड़की को भाग जाने का डर, लड़की के बॉयफ्रेंड बनाने का, दुनिया भर के डर उनके मन में। So I'm not blaming them, but my point is, and I've seen that change, when girls can fight for a mobile phone, they can also fight for their financial independence। वो कहें कि नहीं, मेरी शादी आप जब करेंगे जब मैं पैरों पे खड़ी होंगी, आप जब तक मुझे थोड़ा सा फाइट तो मारे यार, क्योंकि मतलब वो साड़ी पहनी है जो शादी में, वो बाद में पहनी जाएगी, बहुत अच्छी पहनी जाएगी। ऑल्सो जिस तरह का लड़का आपको 18 साल के बाद मिलेगा, जो 24 साल में मिलेगा, उसमें बहुत फर्क है क्वालिटी में, ये भी सोचिएगा। लड़कियां भी ना बहकावे में आ जाती हैं कई बार माँ बाप के, नहीं जी मेरे माँ बाप पे प्रेशर नहीं, मेरी दादी कह रही है कि पोती की शादी हो जाए तब। हम दुनिया भर की कहानियां हैं। लड़कियों को थोड़ा सा असर्ट करना अभी आना पड़ेगा। So we have to prepare our girls कि घर में फाइट मारनी है तो सही चीज के लिए मारो, आप गलत बातों के लिए मत करो, ठीक है ना। और वो सबसे बड़ी चीज है कि आप अपने पैरों पे खड़ी हैं। अब देखिए चलता वही, तो प्रॉब्लम अभी फिलहाल दोनों साइड पे हैं, और दोनों साइड की प्रॉब्लम्स पे ही काम हो रहा है फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस। बहुत लोग काम कर रहे हैं। हम जहां बैठे हैं, आप और हम, वहां हमारा काम है बहुत सारा कम्युनिटी लेवल पे काम करने का, माँ बाप से, लड़कियों से बात करने का। एज UN Women we are also trying to engage the government and private sector। तो हम भी उस तरह काम कर रहे हैं। It will take some time, but I am very very sure that this century, ये जो शताब्दी है ना, ये लड़कियों की है। It belongs to women। और इस सेंचुरी में आप इतने चेंजेस देखेंगे अरुंधिता, इतने चेंजेस देखेंगे लड़कियों के फेवर में। Next 50 years are going to be very critical for women, and I am very positive that young people like you are going to make that change possible। तो मेरी तो पूरी उम्मीदें लड़कियों पे टिकी हुई है। मैं जानती हूँ लड़कियों को बहुत कैपेसिटी है डिलीवर करने की, लेकिन सबसे पहले अपने लिए डिलीवर करें, आपकी जिम्मेदारी है। थैंक यू, वेरी पावरफुल। क्या आपके पास 1-2 मिनट और होंगे? Yeah, sure. Because it's wonderful to see that people are asking questions and they're loving sharing. So we have a team member, Manoj, he works in Simdega in Jharkhand. He's asking that there are human trafficking in the name of getting them jobs in cities. How can we address that? Sure. So देखिए, जब आप किसी भी काम पे जाते हैं, आप और हम भी, अगर एक जहां पे भी हमारा वर्क प्लेस है, कई बार सेक्सुअल हैरेसमेंट होती है, बहुत पावरफुल दफ्तरों में भी होती है। ट्रैफिकिंग का भी वही मामला है कि बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क्स हैं जो ट्रैफिकिंग में लगे हैं,
लेकिन हम उसके बावजूद भी ये बात कह सकते हैं कि 90% ऑफ द गर्ल्स एक्चुअली गेट जॉब्स इन द सिटीज बिकॉज डिमांड है। और खासकर झारखंड से बहुत लड़कियां जो ट्राइबल एरियाज से आती हैं वो यहाँ दिल्ली में, गुड़गांव में, बॉम्बे में जाके बहुत एस्टेब्लिश हो जाती हैं। खतरा है बहुत, मैं बिल्कुल इस बात को डिसमिस नहीं करूंगी कि माँ बाप के लिए जेन्युइनली खतरा है कि वो गलत हाथों में ना पड़ जाए बच्चे। उसके लिए जरूरी है कि 5-7 लड़कियां जब साथ जा रही हों तो उनके साथ भेजा जाए, अकेली बच्ची को ना भेज दिया जाए किसी के साथ, या कुछ दिनों तक माँ बाप साथ रहे जाके और देखें कि क्या हो रहा है। गर्ल्स बीइंग लिटिल मोर सेंसिटिव आई वुड से, उनको सेंस हो जाती है कि ये ठीक हो रहा है कि गलत हो रहा है। बट फिर भी मैं ये चाहूंगी कि बहुत दूर से, जबकि पैसे नहीं है आपके पास या वो वापस जाने की टिकट नहीं, तो ऐसे में वो फंस जाती हैं। कई बार जब पहले ही दिन गलतियां करवा देते हैं ना तो फिर फंसा लेते हैं वो। और वो तो गांव में भी होता है ऐसा बहुत कुछ। तो थोड़ा सा ग्रुप में जाएं, मुझे लगता है। लेकिन उस चक्कर में, क्योंकि एक्सीडेंट हो गया है, इस चक्कर में हम गाड़ी चलाना तो नहीं छोड़ते हैं। चांस लें, थोड़ा सा सम ट्रेनिंग करके भेजें, डेस्टिनेशन की ट्रेनिंग थोड़ी सी करें, किन किन बातों पे सावधानी बरतनी है उन चीजों का ट्रेनिंग उनको करके भेजना चाहिए। और फिर ऊपर सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि अगर कुछ ऐसा तुम्हें सेंस होता है तो आप तो कहाँ किसको बुलाना है, किस तक पहुंचना है, who to call at that point in time। तो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर कोई जरूरी, तो इन कुछ चीजों का ध्यान रखना आवश्यकता है। Thank you, Kanta, for engaging with us, and yeah, thank you so a lot। much. थैंक यू, नमस्ते सभी को, धन्यवाद। एंड मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज आप लोगों से बात कर पाई। थैंक यू। थैंक यू अंदिता, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय। Moving on from the wonderful insights that shared by Kanta ji, I'm going to invite our next speaker, Amit Kumar Thakur। अमित प्रधान के किशनगंज जिले में काम करते हैं, जो कि बिहार में है, और युवाओं के प्रोग्राम्स के साथ जुड़े हैं। हेलो अमित। हेलो रंजीता। तो कांता जी ने बहुत सारे चैलेंजेस भी बताए, पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी बताई, बहुत सारी पॉजिटिव सोच और पॉलिसीज लेवल चेंजेस के बारे में बात की। आपसे मतलब क्या बता सकते हैं कि जिस जगह आप काम करते हैं वहाँ के संदर्भ में क्या युवा, खासकर युवा लड़की और उसके आजीविका के ऑप्शंस क्या हैं, मतलब क्या स्थिति है वहाँ? ओके, थैंक यू रंजीता। थोड़ा सा मैं वीडियो ऑफ करके बोलना चाहूंगा क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क का इशू है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अमित है और मैं अभी किशनगंज में बेस्ड हूँ। हमारे यहाँ पे अभी सेकेंड चांस एजुकेशन प्रोग्राम जो चल रहा था, तो इसमें मेनली लाइवलीहुड में मेनली फार्म नॉन फार्म में हम लोग इंगेज थे, और साथ ही साथ में इसमें जिस तरह से दीदी लोग का यहाँ पे इंगेजमेंट था कि खेती बाड़ी में हम उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, बाकी सब भी एक्टिविटी हो रहा है। तो यहाँ का अगर एक छोटा एक इंट्रोडक्शन दे रहे तो यहाँ पे 70% जो लैंड है ये ऑक्युपाइड है, 30% जो कि लैंड ओनर्स है उनके द्वारा, और 70% लोगों के पास जो है जमीन या तो है या बिल्कुल नहीं है। और जो दिन पे दिन हम लोग देखते जा रहे हैं कि जो लैंड का जो साइज है वो फैमिली का जिस तरह से वो मतलब जिस तरह से वो फैमिली बढ़ रहा है, उसके हिसाब से लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन भी वो दिन पे दिन वो कम होते जा रहा है। तो हम लोग फिर बहुत द्वंद में फंस जाते हैं कि मतलब क्या करें दीदी के साथ, और दीदी जिनके पास जमीन है वो तो बहुत अच्छा है, थोड़ा बहुत उनके साथ खेती बाड़ी में हम लोग लग जाते हैं, लेकिन जिनके पास बिल्कुल नहीं है उनके लिए एक चैलेंज खड़ा हो जाता है कि क्या करें उनके साथ। तो फिर जो सेकेंड चांस प्रोग्राम हम लोग ने यहाँ पे करना शुरू किया, तो सिर्फ फार्म ही नहीं, हम लोग नॉन फार्म एक्टिविटी और एम्प्लॉयमेंट में भी बात करना शुरू किया। और उसमें हम लोग ने देखा कि जो एम्प्लॉयमेंट कंपोनेंट है और जो नॉन फार्म एक्टिविटी है उसमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, लेकिन जो कांता जी भी जो शेयर कर रहे थे कि मतलब हम लोग को एम्प्लॉयमेंट को जिस तरह से देखने का ज़रूरत है उस तरह से हम लोग देख नहीं पाते बहुत बार। तो जो खेती-बाड़ी जो दीदी करती हैं उसमें एक तो है कि जिनके पास ज़मीन था उनके साथ हम लोग लग रहे थे। तो एक तो है कि उनका मंथली जो है वो इनकम जो है एश्योर्ड नहीं है।
पैसा जो है हर मंथ नहीं आ पाता है। दूसरा है कि जो भी सब्जी करते हैं वो ज़्यादातर यहाँ पे नेचुरल कैलेमिटी जैसे कि फ्लड आ गया, कभी फ्रस्ट हो गया, तो कभी पेस्ट अटैक हो गया, तो अलग-अलग चीज़ों को लेके हमेशा जो है वो नुकसान होते रहता है खेती में। और साथ ही साथ में वो दीदी ने जो भी इनपुट लगाया उससे हमारा एश्योर्ड इनकम आएगा वो भी कोई गारंटी नहीं है। तो इसके चलते में हम लोगों ने फिर बात करना शुरू किया और फैमिली में जो है वो कंडीशन बहुत वर्सन हो जाता है जब उनके पास कुछ नहीं बचता है। वो बोलते हैं कि भैया इस बार तो पूरा मतलब डिस्ट्रॉय हो गया, पूरा जो खेती-बाड़ी की तो सब नष्ट हो गया। तो बहुत दुःख लगता है उस समय कि क्या करें हम लोग। तो हम लोगों ने फिर से स्किल बेस्ड ट्रेनिंग को करने का बात शुरू किया और वहाँ पे मुश्किल तो है दीदी के साथ बात करना और उनको मोटिवेट करना और उनको भेजना और क्योंकि ये बहुत नया लगता है कि दीदी जाके बाहर में जॉब करेंगी और ये चैलेंजिंग भी था हमारे लिए। लेकिन हम लोगों ने फाइनली उसमें काम किया और अलग-अलग नोट पे काम किया। दीदी के साथ काम किए, कम्युनिटी में काम किए और स्टेक होल्डर के साथ में काम किए और एक एक अच्छा माहौल बनाने की कोशिश किया और फाइनली जो है वो दीदी जो है अभी बाहर में जाकर मेनली हिमाचल प्रदेश जो है किशनगंज से हिमाचल प्रदेश जाके वो जॉब कर रही है और उनको पर मंथ 10 टू 12,000 रुपीज़ उनको मिलता है। वो दीदी में जो एक चेंज अभी आया कि उनके फैमिली में एक तो है कि हर महीने पैसे आ रहा है और साथ ही साथ में उनका जो इनकम का जो स्रोत है वो भी फिक्स है कि हमको तो इतना इनकम मिल ही जाएगा। तो अभी एक अच्छा चीज़ ये हो रहा है कि अब कुछ खेती-बाड़ी से भी पैसा आ जा रहा है और कुछ जो एश्योर्ड इनकम है, जो हमारा एम्प्लॉयमेंट से आ रहा है, वो अब दोनों ही पैसा मिलके फैमिली में एक अच्छा मतलब तालमेल बैठ के और फैमिली बहुत अच्छा से अपना प्लानिंग कर पा रहे हैं, एजुकेशन में कितना खर्चा करना है, खाने-पीने में कितना खर्चा करना है, इस तरह से मतलब अभी कर पा रहे हैं। एक छोटा-सा मैं इनसाइट शेयर करूँगा अपना, जब मैं 2014 में जब बहादुरगंज में काम कर रहा था, तो यहाँ पे जब हम ग्रुप फॉर्मेशन कर रहे थे, तो उस समय कुछ दीदियाँ जो 13 साल 14 साल की थी, वो पीछे में आके बैठ के देख रही थी कि क्या हो रहा है। तो उस समय कुछ दीदी को हम जानते हैं और आज 2021 में लगभग 7-8 साल में उनका शादी हो गया। शादी होने के बाद में हम जब दूसरे गाँव में उनसे मिले, तो फिर वो ग्रुप में एक मेंबर के रूप में दिखी और हम फिर उनको यही सिखा रहे हैं कि खेती-बाड़ी कैसे करना है और बकरी पालन कैसे करना है। तो मुझे बहुत स्ट्राइकिंग लगा कि वो दीदी के साथ कुछ पहले किया जा सकता था। जो हम लोग अभी इस बार 2020-21 में रोज़ी बेगम के साथ जो किए, मतलब कि उनका उम्र 18 साल है और वो दीदी को हम लोग स्किल बेस्ड ट्रेनिंग करवा के उनको हम लोग बाहर भेज पाए और वो दीदी जॉब कर रही है। तो मैंने देखा कि दोनों के लाइफ में क्या परिवर्तन मतलब हुआ और किस तरह का उनका लाइफ आगे का दिख रहा है। तो जो रोज़ी बेगम का अभी जो लाइफ है वो मतलब मुझे लग रहा है कि वो अपना डिसीज़न अपना कुछ भी मतलब एस्पिरेशन जो वो एस्पायर कर रही थी वो खरीद पा रही है। जैसे मोबाइल उनको खरीदना था, अपने लिए कुछ कपड़े खरीदने थे तो वो खरीद पा रही हैं। और इसके साथ ही साथ वो अपने पेरेंट्स को भी सपोर्ट कर रही है और उनका एक फ्यूचर का प्लान भी है कि मेरा जब शादी होगा तो मैं शहर में ही रहूँगी या मेरे बच्चे को तो मैं ज़्यादा पढ़ाऊँगी ताकि वो मुझसे अच्छा नौकरी या एएनएम, जीएनएम के अलावा वो डॉक्टर बन सके। तो इस तरह का एस्पिरेशन जो है वो आज रोज़ी बेगम लेके परस्यू कर रही है। तो थैंक्स अरुणिता, मेरा शेयरिंग यहीं पे स्टॉप होता है और थैंक कोई यू। सवाल हो तो आगे फिर हाँ, थैंक यू अमित, बहुत आई मीन इट वाज वेरी यूजफुल कि आपने वहाँ पे बताया और कैसे ये बताया कि सिर्फ एग्री बेस्ड आजीविका पे हमको फोकस करने से कुछ मतलब इट्स नॉट अ वेरी यूजफुल थिंग। हमारा एक प्रश्न है, अगर आप सुधीर ने पोस्ट किया है कि आर द यंग women गोइंग आउट टू वर्क being able to live decently and yet manage to send money home? अभी जैसे आपने रोजी बेगम का या फिर और भी लड़कियों का एग्जांपल दिया, उससे आपको क्या लाइक टू आंसर? वहाँ हाँ, वहाँ पे जो भी दीदी हैं वो जिस तरह से कांता भी बता रहे थे कि वो ग्रुप में जाएँ और जाके वहाँ पे मतलब जो भी पॉलिसी है जो हॉस्पिटल में जहाँ पे काम करी वो पॉलिसी के अंदर में वो रहती हैं। तो अभी उनका हॉस्टल में रहती हैं, वो मैनेज करती है कि कितना कम से कम खर्चा में हम अपने जो भी ज़रूरत है उसको पूरा करें। और उनको 10,000 रुपीज़ मिलता है, उनका पीएफ भी मिलता है, तो वो उसमें से 2-4 हज़ार रुपया अपना खर्च करती हैं, बाकी कुछ पॉकेट मनी रखती हैं। इसके अलावा 5 टू 6,000 जो है रुपीज़ अपने घर में भी भेज पाती हैं। और ये जब से मतलब जॉब करना दीदी लोगों ने शुरू किया, उस समय से वो बहुत खुश होके भेजती हैं। जब स्टार्टिंग में जॉइन किए थे उस समय 3,000 भेज पाए थे, अभी जो है 6,000 7,000 भेज पाते हैं। बहुत सुंदर। तो अमित, अभी रोजी दीदी के बारे में बता रहे थे
हमारे पास आज हमारे साथ कौसारी दीदी जुड़ी हैं। कौसारी दीदी रोजी दीदी की माता जी हैं और किशनगंज में ही रहती हैं। और मैं सबको बता दूं कि रोजी करनाल के अमृतधारा हॉस्पिटल में नर्स का काम करती हैं। और कौसारी दीदी है क्या? शायद म्यूट हुआ है। कौसारी दीदी का ऑडियो म्यूट है। अगर नहीं है तो हम फिर वापस दोबारा आ सकते हैं दीदी के पास। हाँ, कौसारी दीदी। हाँ दीदी प्रणाम। प्रणाम दीदी। हाँ तो मेरा दीदी, नाम कौशल। हाँ बोलिए दीदी, अपने बारे मेरा में नाम थोड़ा सबको बताइए। मेरा नाम कौसरी बेगम है। मेरा घर मालटोला बनगमा है। मैं जो अपने बच्चे को पढ़ाई बहुत मुश्किल से, बहुत कष्ट से, अपना जो गरीब परिवार से है, हम अपने मजदूरी करके तब अपने बच्चे को हम पढ़ाई किए हैं। उसका पढ़ाई 10वीं क्लास किए हैं हम, अपने मजदूरी करके तब उसका पढ़ाई पूरा किए हैं 10वीं क्लास। उसके बाद जो है मेरा यहाँ से जो है दीदी, गांव से कहीं नहीं निकलता है। कोई लड़की जो है बाहर नहीं निकलती है। कोई यहाँ से बहादुरगंज जाता है ना, तो उसको मम्मी पापा जो है साथ में जाती है कि चलिए अभी इतना दूर है, अकेले भेजेंगे, क्या होगा नहीं होगा। तो इसमें तो आ गया थोड़ा मुश्किल हमको कि इतना कैसे, हम तो ऐसे गरीब परिवार से हैं, बच्चे के साथ घूमेंगे तो बच्चे भी परिवार को कैसे पालेंगे हम। उसी के साथ घूमेंगे तो हम परिवार को पालना है ना। फिर हम मजदूरी करेंगे कि उसके साथ घूमेंगे। बिल्कुल। तो फिर आप कैसे ये सबको संभाले? तब उसके बाद हम सोच लिए कि जो होगा तो देखा जाएगा, तो उसके साथ घूमना हम छोड़ दिए कि चलिए आपका मर्जी, जहाँ जाना है जाइए। किसी का कोई जाता है गांव का तो उसका संग पकड़ देते हैं हम, वो अकेली जाती है। वैसे करके हम पढ़ाई उसका 10वीं क्लास पूरा किए हैं। करने के बाद आगे अमित भैया बोले दीदी आपका लड़की जो है कितना पढ़ाई किए है, तो 10वीं क्लास की है ओस्कनिया फोगनिया। तो उसके बाद बोले कहीं नौकरी करने के लिए भेजोगे? तो भैया भेजेंगे, अकेले कैसे भेजेंगे, अकेले इतना दूर लड़की है अकेले कैसे भेजेंगे हम। बोले दीदी आप बोले ये बेफिक्र रहिए, अच्छा भेजने का मन है। हाँ भैया भेजने का हमको तो मन है। तो गांव वाला आ गया थोड़ा तनाव गांव वाला से, क्या अकेले गरीब परिवार से है, अकेले लड़की को भेजता है, वहां पे कोई इज्जतें नहीं है इनका। कहीं कुछ हो जाएगा तो इनका तो, ये तो गरीब है, इनका तो कोई इज्जतें नहीं है। बहुत सारा बात आ गया मेरा ऊपर। तो हम सोचे कि चलिए आप छोड़ दीजिए बात। तो हम 6-7 महीना तो हम बहुत सुने, मेरा घर का तनाव, घर वाला मेरा फैर हो गया कि हम नहीं भेजेंगे। गांव वाला फुला दिया उसको कि लड़की है, उसका मम्मी भेज देते हो तो आप भी भेज देते हो, आप वो तो गार्जियन है, आप काहे भेजते हो। वो भी फैर हो गया, वो भी भेजने के लिए तैयार नहीं। हम सोच रही है वो मेरा रोजी लड़की जो है, अम्मी हम जाएंगे, जो होगा तो देखा जाएगा आगे आगे। वो सोच लिया, वही बात हमको बोला कि हम जाएंगे। तो ठीक है हम भेजते हैं। तब 2 लड़की को हम बहुत मुश्किल से संग किया उसका साथ कि जाइए, और कुछ होगा ना अमित भैया को हम जानते हैं, कुछ होगा तो हम मंगा लेंगे उसे, अमित भैया के साथ तो उसको बातचीत करेंगे, मंगा लेंगे, आप जाइए, हम उसको पहचानते हैं बहुत, आप जाइए। उसके बाद भेजने के बाद तो एकदम गांव वाला तो तंग करके रख दिया। क्या करेगी, लिया के भेज देगी, क्या करेगी, आपका लड़की का कोई इज्जत है नहीं, कोई बात हो जाएगा तो कहाँ शादी ब्याह होगा उनका, कैसे भी लाओगे, ऐसे घर में कुमारी रखोगे, बहुत सारा आ गया बात। तो फिर कैसे अभी आप कैसे, मतलब अभी तो 6 महीना हो गया रोजी दीदी को बाहर काम करते हुए, तो फिर आप कैसे समझाए सबको? हाँ फिर अब
जिस टाइम वो जॉब में लग गया, 1 महीना हो गया उसका जॉब लगने की, उसके बाद वो तो रोज ही खुद ही अपने जितने रिश्तेदार है उसके पास फोन लगाया, फोन लगा के बात किया कि मेरा जो है, मेरा यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, सब सही सलामत है, और मेरा अभी जो है जॉब लग गया है, हम हॉस्पिटल में जॉब करते हैं। तो उस टाइम तो पूरा रिश्तेदार भी खुश हो गया कि नहीं, उसका मम्मी जो है करके रहा, यदि एक ही जिद में रहा तो ठीक है किया कि वो भेज दिया। तो अब सब आपका सपोर्ट कर रहा है जब अभी सब मेरा सपोर्ट कर रहा है, पहले कोई भी सपोर्ट नहीं करने के लिए तैयार। तो दीदी एक आपसे एक सवाल है कि जैसे आपको तो सलाम है, आप अपने बेटी के साथ और उसके सपनों के साथ खड़े रहे, पर बहुत सारी ऐसी माताएं होती है जो ऐसा नहीं कर पाती हैं, उनके लिए आप नहीं मतलब उनके लिए आप क्या मतलब क्या उनको सलाह देना चाहेंगे कि कैसे वो इतना हिम्मत जुटाएं? हम तो सपोर्ट करते हैं उनको, जिनका घर में लड़की है पढ़ा लिखा, वो बैठ के रहती है, उनको हम सपोर्ट करते हैं कि दीदी भेजिए। आज देखिए मेरा लड़की को, देखिए कहाँ था और कहाँ पहुंच गया है अभी मेरा लड़की। तो आप भी तो हिम्मत कीजिए कि आपका लड़की भी वैसे पहुंचेगा। बिल्कुल बिल्कुल, हिम्मत करने की बात है। हिम्मत करने की बात है, हिम्मत है, हारोगे तो थोड़े कोई काम होगा दीदी, नहीं होगा। हिम्मत रखोगे तो आपसे आप बेरा पार हो जाएगी। बिल्कुल। बहुत सुंदर कौसारी दीदी। धन्यवाद आपका हम लोग के साथ थोड़ा अपना साझा करने के लिए, अपना कहानी और अपना चुनौती और कैसे आप चुनौती से पार लगे। आपसे बहुत कुछ सीखने को है हम लोग को। हम तो दीदी, हम तो ऐसे पढ़े लिखी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसे मेरा हिम्मत है और बोलबाल में खुद ही थोड़ा तेज है बस, नहीं तो दीदी कुछ नहीं, हम पढ़े भी नहीं। वही बहुत सुंदर है कौसारी दीदी। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद आपका। थैंक यू देवाशीष। थैंक यू। तो थैंक यू अमित और थैंक यू कौसारी दीदी। हम लोग वापस आएंगे अगर प्रश्न होगा कोई हमारे पार्टिसिपेंट्स का। अभी मतलब दूसरे स्पीकर के पास आई लाइक टू इनवाइट बरखा तनवीर प्रधान के करंजिया टीम में युवा प्रोग्राम्स के साथ काम करती हैं। बरखा, अमित ने बताया कैसे अपॉर्चुनिटीज की कमी है, पर फिर भी अपॉर्चुनिटीज की कमी है और हमको कैसे मतलब खेती बाड़ी वाली आजीविका को छोड़कर आगे भी बढ़ना चाहिए। आप हमारे साथ ये मतलब आप युवाओं के साथ काम करने के अनुभव से, अपने एक्सपीरियंस से, क्या हमें लड़कियों के सपनों के बारे में थोड़ा बता सकती हैं कि उनकी आकांक्षाओं को कैसे हम समझें? हाँ, हमारा जो युवा शास्त्र कार्यक्रम है वो उसी के मेन फोकस यही है। तो यहाँ पे करंजिया में युवा शास्त्र कार्यक्रम 2016 में शुरू किया और मैं अपना अनुभव बता सकती हूँ कि क्या मुझे युवाओं के प्रति आकर्षित किया। उनमें एक ऊर्जा दिखती थी जब वो अपने बीच बात करते थे या कि उनके पसंद की या इंटरेस्ट की बात उनसे करते थे। ऐसे मतलब आंख में चमक होती थी। और जब भी हमने ऐसे युवा ग्रुप में या कि गांव में कभी स्पोर्ट्स इवेंट किया है लड़कियों के लिए, या कि कल्चरल इवेंट किया है जिसमें गाना या डांस या नाटक करते थे, तो उसमें बहुत ही ऐसे छुपी हुई जो जनरली रहती है ऊर्जा, मतलब शर्माते हैं और बोलना नहीं चाहते हैं और आगे नहीं आते हैं। जब ऐसी चीजें होती हैं, उनकी पसंद की चीजें होती थी, तो बिल्कुल ऐसे भर के निकलती थी उनकी ऊर्जा। लेकिन फिर जब और थोड़ा बातचीत हुई, उन जहाँ पे वो थोड़ा कंफर्टेबल थे बात करने में, मतलब अपने बीच में बड़े लोग ना हो, कभी कभी लड़के ना हो, तो और भी बातें निकलती थी। तो वहाँ पे फिर ये बात करना शुरू किया कि कितना पढ़ाई किए हैं और अब अपने लिए क्या सोच रहे हैं, क्या हॉबीज हैं, क्या पसंद है। तो उनकी बातों में
बहुत स्पष्ट नहीं हो पाता था कि उनके सपने क्या हैं। ज्यादातर लड़कियां, जैसे कांता जी ने बोला, कि ये बोलती थी कि हमारी तो शादी हो जाएगी, तो हम लोग बहुत कुछ ऐसे कर भी नहीं सकते। कुछ लड़कियां लेकिन 12वीं पढ़ी, अगर बायो के साथ पढ़ी हैं तो नर्सिंग करना चाहती हैं, या बहुत सारी लड़कियां टेलरिंग करना चाहती हैं, मतलब वो सीखना चाहती हैं टेलरिंग की, कहीं भी जाएं तो वो कुछ कमा पाएं इस तरह से। लेकिन क्योंकि एक्सपोजर थोड़ा कम है ऑप्शंस का, करियर ऑप्शंस का, तो यही 2-3 चीजें जो उन्होंने देखा है, सुना है, उसको बता पाती थी। और बहुत सारी वहां तक नहीं पहुंच पाती थी क्योंकि उनको कभी बढ़ावा नहीं मिला कि अपने भविष्य के बारे में ऐसे सोचो कि क्या करना चाह रही हो, ये भी है, ये भी है, तो वो बहुत सीमित रहा। जबकि मतलब अगर सपने को बताने में और उसको इतना क्लियर करने में ही अगर रुक जाएंगे, तो जो जॉब वर्ल्ड है, जहाँ पे जो लोग इतना जानते भी हैं कि मुझे क्या करना है, 1000 तरह का डिग्रीज है, सर्टिफिकेट्स हैं, वहां पे भी लोगों को नौकरी बहुत मुश्किल से मिल रही है। तो ये एक बहुत बड़ा गैप हमें दिखा, जिस पे सबसे पहले काम करने की जरूरत पड़ी। तो हम लोगों ने फिर समूह की दीदियों से भी बात की कि वो लोग क्या चाहते हैं अपनी लड़कियों के लिए, अभी क्या कर रहे हैं और क्या सोचते हैं। तो उन लोगों की भी बातों में ये तो आता था कि हम चाहते हैं कि वो भी कुछ करें, हमने इसीलिए तो पढ़ाया है, हम नहीं पढ़ पाए थे तो हमारे ऑप्शंस बहुत ही लिमिटेड थे। लेकिन उनसे भी जब ये बात करते थे कि नौकरी करवाना, मतलब उन लोग को नौकरी करना चाहिए या कि अपना कुछ भी सपना हो वो करना चाहिए, तो उनका ये आता था कि बस कुछ करें, मतलब उनका भी बहुत क्लियर आर्टिकुलेशन नहीं आ पाता था। तो फिर हम लोगों ने शुरू किया युवा शासक कार्यक्रम, पहले एक बार समझ के कि क्या चाहते हैं और अभी क्या स्थिति है। तो उसमें मेन जो 2 चीजों पे हमने काम किया, एक था कि लड़कियों और लड़के दोनों का करियर ऑप्शंस का दायरा बढ़ाएं, उनको करियर काउंसलिंग दें या कि ओरिएंटेशन वर्कशॉप्स करें कि क्या क्या उनके स्ट्रेंथ्स हैं, उनके लिमिटेशंस हैं और रिस्क टेकिंग एबिलिटी क्या है, एंड क्या क्या ऑप्शंस हैं करियर वर्ल्ड में उनके क्वालिफिकेशंस के हिसाब से। दूसरा था कि एक बार वो जब चुन लेते थे कि हमें ये करना है, तो फिर हम लोग उनका सॉफ्ट स्किल एंड ऑल्सो वोकेशनल स्किल में ट्रेनिंग कराने का लिंकेजेस के जरिए, और हम लोग भी कुछ वर्कशॉप्स करते हैं उसमें। तो ये पूरा जो समय जाता था कार्यशालाओं में या कि करियर काउंसलिंग में, उसमें जो जरूरी बात रहती थी, जैसे अभी कौसारी बेगम से भी समझ में आया कि पेरेंट्स और मतलब माता पिता और युवा के साथ बैठ के, मतलब उन लोग को एक साथ लेके कैसे हम लोग काउंसलिंग कर पाए कि इनका ये सपना है और पेरेंट्स को क्या उससे समस्या है या क्या चाह रहे हैं, या तो वहीं पे उसको थोड़ा सुलझा पाए। और एक बार पेरेंट्स जैसे ठान लेते हैं, जैसे कौसारी जी ने बताया कि एक बार जब पेरेंट्स ठान लेते हैं कि ये करना है, तो फिर ये समाज एंड शादी एंड ये सब वो युवा और पेरेंट्स मिलके उसको सुलझा पाते हैं। तो एक प्लेटफॉर्म पे लाना, और लेकिन मतलब इतना आसान नहीं होता था भेजना, तब भी स्किल ट्रेनिंग में 2 महीने की, 3 महीने की कभी, और फिर जब नौकरी लगती है गुजरात में हो या केरला में हो या बैंगलोर में हो, तो हेजिटेशन आता है और ड्रॉप आउट भी बहुत होता था। लेकिन एक बार जब लड़कियां चली जाती थी ट्रेनिंग के लिए या कि नौकरी के लिए, और एक बार जब चली जाती थी, तो वहां पे से बहुत ही शुरू में बहुत ही अचंभा सा लगा कि उनको बहुत पसंद आता था वहां पे, भले ही खाना पसंद नहीं आ रहा है, रहने का सिस्टम उनको अलग लग रहा है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि शायद क्योंकि इंडिपेंडेंस मिलती थी और पूरे दिन भर में घर का काम नहीं सोचने की जरूरत पड़ती थी, तो उन लोगों को बहुत अच्छा लगता था। और वो खुद उसके जो जो भी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मैं मतलब 1-2 लड़कियों को थोड़ा सोच के अभी भी बता रही हूँ कि उनको भी उसी तरह की प्रॉब्लम आती थी जो लड़कों को आती थी, लेकिन वो लोग उसके सॉल्यूशंस निकाल के उसको आगे बढ़ाती थी। जबकि ज्यादा हम लोगों ने ड्रॉप आउट देखा है लड़कों में, एक बार वो जाते हैं तो वो फिर
बहुत सारे स्टेप्स पे उनका ड्रॉप आउट होता है किसी ना किसी कारण से। कारण बहुत वेरीड हैं, कभी खाना पसंद नहीं आएगा, कभी बीमार पड़ेंगे, कभी घर की याद आएगी। तो मतलब मेरी समझ से ये है कि उन लोगों को शायद घर में ज्यादा आराम रहता होगा, इसलिए वो लोग मिस ज्यादा करते होंगे। तो ऐसे ही एक लड़की का नहीं, एक लड़की का नहीं, मतलब इसी में मैं अगर और सोचूं तो एक तो कि ये डिफरेंस कि वो लोग चाहते थे रुकना और सीखना, नए नए चीजें सीखना, और फिर वो लोग अपने लाइफ के डिसीजंस पहली बार ले पा रहे थे कि मुझे यहाँ पे काम करना है, ये पैसा जो मेरे पास आया है इसको कैसे यूज करना है, शादी कब करनी है, और मतलब बच्चे करने हैं नहीं करने हैं, कब करने हैं, नौकरी में वापस आना है कि नहीं, ऐसे ऐसे डिसीजन वो लोग पहली बार अपने लाइफ में खुद ले रहे होते थे, जो कि बहुत डरावना भी होता था। लेकिन ज्यादातर मैंने देखा है कि लोगों को उसमें मजा भी आता था। तो बहुत उनको काउंसलिंग भी कांस्टेंट पोस्ट प्लेसमेंट भी करते रहना पड़ता है। और ये भी बताया है जैसे लोगों ने कि उनको जाने से पहले ये वर्ल्ड पता ही नहीं था कि पेरेंट्स जो बता रहे हैं और समाज जो बता रहा है उसके बाहर भी कोई दुनिया है। मतलब अगर जो भी मतलब बंधन है वो तोड़ने का, मतलब हम लोग बोलते हैं कि बंधन तोड़ें, लेकिन इतना सिंपल नहीं होता है। जिन लोगों को वो पता ही नहीं है कि बंधन तोड़ के क्या दुनिया है, ये भी दुनिया है क्या, तो वो बहुत एक इंटरेस्टिंग समझ में आता है कि वो बाहर की दुनिया का क्या असर पड़ता है। और फिर एक इम्पोर्टेंट, वो लोग शादी भले ही वो काम कुछ दिनों बाद करके छोड़ के आ जाएं, लेकिन घर आके भी, शादी हो के भी वो लोग मुझे लगता है कि ज्यादा एम्पावर्ड होते हैं अपने लाइफ के डिसीजंस लेने के लिए, और ये चाहते हैं कि हम कुछ ना कुछ करके कमाते रहें और अपनी एक पहचान बनाएं, और जो भी स्किल सीखा है उसको यूज करें या कि किसी तरह से धंधा करें। कुछ लड़कियां हमारी सरपंच के इलेक्शंस के लिए भी खड़ी हुई थी। तो मतलब बहुत बदलाव दिखता है उनके जिंदगी में। ऐसी ही सरस्वती धुर्वे है जो अभी बात करेंगी। तो उन्होंने मुझे बहुत सारे तरह की चीजें बताई हैं जो मेरे लिए बहुत खुशी का रहा है कि अब उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है उनका करियर, कि आगे प्रमोशन कब होगा, अब वो मैनेजरियल पोजीशन में कब आएंगी, अभी वो सीनियर स्टूवर्डेस बन गई हैं, एंड कि इस तरह की नौकरी यहाँ के लड़कियों के लिए उनको पता भी नहीं होता है। सोचना और उसका सपना देखना तो बहुत दूर की बात। और फिर मतलब एक और इंटरेस्टिंग चीज जो बोली, जो कि बहुत जरूरी मुझे लगी, कि उसको इम्पोर्टेंट समझ में आया बचत करने का। मतलब भले ही वो समूह में नहीं है, लेकिन अपने जिंदगी में कैसे पैसे का सही उपयोग सही टाइम पे कर पाए। तो ये थी मेरी जर्नी युवा शास्त्र में। थैंक यू बरखा, Thank you. बहुत ही अच्छा, वेरी यूजफुल। और एक चीज जो मेरे दिल में मतलब मेरे दिमाग में रह गई, ये बात जो आपने शेयर किया कि जो लड़के जाते थे वो ड्रॉप आउट ज्यादा होते थे, और हमारे पास कोई डेटा है नहीं, पर अगर इसको इस लेवल पे अगर सिर्फ सोचिए तो लड़कियों के लिए वो पहली बार ऐसा था कि उन्होंने फर्स्ट टाइम ऐसा एक तरह से कह लीजिए आजादी देखी, एक तरह से कोई मतलब किसी को कुछ अकाउंटेबिलिटी नहीं, किसी को कुछ बताना नहीं, तो वो उसको गिव अप नहीं करना चाहती थी। तो एक तरह से सोचिए कि आजादी का वर्थ लड़कों से ज्यादा लड़कियों को समझ में आता है, मतलब इफ आई कैन से दैट। तो बरखा ने सरस्वती धुर्वे की बात की। सरस्वती अभी हमारे साथ हैं। हाँ, सरस्वती करंजिया की हैं, ब्लॉक करंजिया मध्य प्रदेश से, और वो अभी द बिज होटल राजकोट में सीनियर स्टीवर्डेस के रोल पे काम कर रही हैं, और उनको काफी 1.5 साल हो गया है इस जॉब में, और इससे पहले भी वो काम करती थी। तो सरस्वती दीदी से ही थोड़ा हम उनके बारे में सुने तो अच्छा रहेगा। सरस्वती, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं।
सरस्वती। हाँ, नमस्ते दी। नमस्ते सरस्वती। तो आप सुन रहे हैं ना सब लोग क्या बोल रहे हैं? जी, सुन रही हूँ। तो आप अब कुछ अपने बारे में थोड़ा बताइए सबको, सबसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाइए, आपके थोड़ा अनुभव के बारे में बताइए। जी, मेरा नाम सरस्वती है। मैं वही ब्लॉक वहाँ करंजिया की हूँ। वैसे मेरा गांव तो खमार खोदरा है, डिस्ट्रिक्ट डिंडोरी। हम लोग जैसा मम्मी लोग मीटिंग में बैठते थे, ये समूह वाला, तो मेरे को बहुत इंटरेस्ट था, उनके साथ मैं जाती थी। वो लोग बैठते थे तो मेरा भी मन होता था उनके साथ जाना, बैठना, ये करना। उसके बाद फिर हम लोग अलग युवा शास्त्र वाला एक ग्रुप बनाए वहाँ पे। तो हम वहाँ क्या बोलते हैं, उदिता उजाला करके हम पार्टी भी किए थे। हाँ, उसके बाद फिर हम लोग का गोपालपुर में फिर मीटिंग था, वहां से भोपाल से आए थे सेंटर से, जो हम लोग का हॉस्पिटलिटी वाला है। वो सर आए थे वहाँ, 2 लोग। तो फिर उन्होंने बताया हम लोग को कि यहाँ हॉस्पिटलिटी का है, यहाँ बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए है, ऐसा करके कितना तुम लोग को यहाँ रहने का अकोमोडेशन मिलेगा और उसके साथ आपको सैलरी मिलेगी और जॉब मिलेगी करके सब बताए थे वहाँ। फिर वैसे वहां से फिर आके मैं घर में बताई तो घर वाले मान गए थे वैसे मेरे तो, पर मेरा मन नहीं था आने का। घर वाले तो मान गए थे पर मेरा मन नहीं होता था कि मैं कभी इतना दूर नहीं गई थी। ज्यादातर कहीं नहीं गई हूँ अकेली, मैं कभी भी वो साथ में ही गई थी और इतना ज्यादा लंबा सफर नहीं गई थी, इसलिए मैं अम, पर घर वाले तो मेरे राजी थे। और वो जो एक मेरी मामा की लड़की थी, हम 2 लोग थे। और हम लोग का सब लोग का डॉक्यूमेंट वगैरह सब लोग जमा कर दिए थे, मैं जमा ही नहीं की थी। सब लोग का पूरा कंफर्म हो गया था कि हम लोग को कल निकलना है, ऐसा करके। पर जिस दिन फिर सब लोग मेरे को बोले कि सब लोग जमा कर रहे हैं, तू भी कर दे, देख ले, अगर अच्छा लगे तो जाना, नहीं लगे तो आ जाना, ऐसा करके। तो फिर मैं भी गई तो सब लोग तो चले गए, बस मैं ही अकेली अभी बची हूँ मेरे साथ वाले में से। फिर वहां हम लोग का 2 मंथ का ट्रेनिंग हुआ था भोपाल में। वहां फिर वैसे वहां तो थोड़ा बेसिकली नॉलेज होता है, जो भी आते हैं हमको होटल में ही पता चलता है कि कैसा क्या होता है, क्या है कैसा है, ऐसा करके। वहां से फिर हम लोग का प्लेसमेंट तो पहले भोपाल में बोले थे, तो वहां पे बोले कि वहां अच्छा नहीं है, ऐसा करके फिर हम लोग को राजकोट यहाँ प्लेसमेंट दिए थे। राजकोट में ग्रीन लिव होटल है, वहां पे पहले हम थे। तो वहां भी अच्छा था, स्टाफ सब लोग अच्छे थे, पर नए माहौल, नए लोग से मिलना तो बहुत सहमाई से रहते थे, तो शर्म टाइप में होता था, किसी से बात नहीं करना होता था इतना ज्यादा। मतलब शांत रहते थे, क्या है कैसा है, ऐसे इतने लोगों के बीच में आए थे और इतना बड़ा होटल देखे, तो थोड़ा सा घबराहट सा होता था कि हम लोग यहाँ कैसे अपने आप को मैनेज करेंगे, ऐसा करके। फिर धीरे धीरे सब लोग के साथ बात करना, ये वो, फिर धीरे धीरे फिर अच्छा लगने लगा। हाँ, उसके बाद फिर मैं घर चली गई थी अभी लॉकडाउन में। उसके बाद फिर मेरे को पता चला, फिर घर में फिर मम्मी लोग भी हम लोग को फोर्स करने लगे थे। गांव वाले सब लोग बोलते थे कि होटल में जॉब करती हैं, ऐसा करती हैं, होटल में कप चाय बेचते हैं, ये करते हैं, वैसा करते हैं, ऐसा करते। तो घर वाले भी नर्वस हो रहे थे कि ऐसा बोलते हैं, तो हम लोग को फोर्स कर रहे थे कि तुम लोग आ जाओ, कि मोहल्ले वाले ऐसा ऐसा बोलते हैं, हंसते हैं, ऐसा करके। घर वाले तो ऐसा कुछ नहीं बोलते, जो भी होता है मोहल्ले वाले, गांव वाले ही बोलते हैं कि ऐसा है, होटल में रहती हैं, वो भी लड़कियां लड़कियां हैं, और तुम लोग ऐसे जाने देते हो, ऐसे भेज देते हो, ऐसा करके। तो फिर उनका मन चेंज होता है कि सब लोग ऐसा सब बोलते हैं, ऐसा करके। तो मैं घर वालों को फिर समझाई कि दूसरे को बोलने से क्या होता है, रहना तो हमको है, करना तो हमको है, दूसरे तो थोड़ी ना कि हम लोग को घर वालों को पाल देंगे, ये करेंगे। अपनी लाइफ है, जीना कैसा है क्या है वो तो खुद को डिसाइड करना है, ऐसा करके। बिल्कुल। तो हाँ बोले, फिर कुछ नहीं बोले मेरे को कि ठीक है तुम्हारे मर्जी है, ऐसा करके। तो अभी अभी तक तो कुछ नहीं बोले। और फिर वैसे बोले तो यहाँ के बहुत कुछ अपने में भी बदलाव देखे हम, कैसा सबके साथ कैसा बात करना है, क्या है कैसा है, रहन सहन, खुद के बारे में, अपने लाइफ के बारे में, कि कैसा बचत करना है, कैसा क्या है, ये सब। तो सरस्वती, अब आगे आपका क्या प्लान है? जैसे गांव में शादी के लिए, जैसे हमने अभी पहले भी सुना कि हाँ घर में शादी के लिए कहते हैं लड़कियों को, तो आप जी। कैसे आप क्या सोच रहे हैं कि शादी के बाद भी आप काम करेंगी, या सोचा नहीं है अभी? नहीं, अभी तो मैं शादी के बारे में ऐसा सोची नहीं हूँ, क्योंकि अभी मेरे घर में कोई नहीं है। मैं, मेरी सिस्टर और मम्मी है, हम 3 ही लोग हैं अभी। वैसे कोई नहीं है, तो अभी तो मैं शादी के बारे में नहीं सोची हूँ कि
अभी हम लोग का घर भी अच्छे से नहीं है, तो मेरा सोच है कि थोड़ा-सा घर बन जाए, ऐसा करके उसके बाद खुद न थोड़ा अपना कुछ भी हो, दुकान वगैरह कुछ भी रखने का ऐसा सोच है। तो घर में रहने का, फिर वो तो अभी यहाँ करते हैं तो मन भी लग गया है, और फिर होता है तो ऐसा लगता है कि जैसे अभी सीनियर स्टीवर्ड में है, फिर कैप्टन में, फिर मैनेजर में, ऐसा अपना भी ये होता है, सब दूसरे को देखते हैं ना हम लोग कैसे बढ़ के हैं, तो हम लोग भी उस पोस्ट पे पहुँच जाएँ, ऐसा। अच्छा सरस्वती, आपके रहन सहन में कोई बदलाव आया है क्या? जैसे आप वहां रहते थे और अब जैसे आप काफी साल, आपको 1.5-2 साल हो गया राजकोट में, गुजरात में, है ना? जी, तो कुछ बदलाव आया है खुद में? जैसे शहर में हम लोग रहते हैं तो थोड़ा हाँ। बदल जाते हैं, है ना? हाँ, हाँ, वो तो आया है, बदलाव आया है, कपड़ों में भी बदलाव आया है, अपने रहन में भी बदलाव आया है, हर चीज़ में बोले तो बदलाव आया है, गाँव से बात करने के तरीका में भी। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा। और सरस्वती, हमारे कुछ लोग जो अभी शामिल हैं वो प्रश्न पूछ रहे हैं कि पहले के लाइफ में और लाइफ जॉब के बाद वाले आपके लाइफ में क्या अंतर है? मतलब आपके दोस्त वोस्त हैं वहाँ, और एक है, मतलब आप इसके बारे में भी सोचिए, और एक है कि वहाँ पे सेफ्टी वगैरह, क्योंकि लड़कियां बाहर जाती हैं तो कैसा सेफ्टी वगैरह का डर नहीं लगता है क्या? कैसे आप ध्यान रखते हैं? ना, जैसे हम लोग को ज़्यादातर लड़कियों को बहुत सेफ्टी दिया होता है, कि रूम तक उनको छोड़ने, अगर जैसा रूम दूर पड़ता है हम लोग का, अकोमोडेशन होटल से देते हैं, तो रूम अगर दूर पड़ता है, तो होटल से ही गाड़ी होता है हम लोग का, तो वो हम्म, लोग ही लाना और ले जाना उन्हीं का होता है, और खाना वगैरह सब होटल में ही होता है, और हम लोग का हर जगह सीसी कैमरा होता है, हर जगह होता है। हम्म, और फिर जैसा हम लोग का लड़कियों का रूम होता है ना, तो उसके फिर हम लोग के इधर सिक्योरिटी गार्ड्स रहता है, हम्म, लड़कियों के लिए। हम्म, हाँ, सेफ्टी तो लड़कियों के लिए बहुत होता है। और फिर कहीं भी आना हो, जाना हो, तो टाइमिंग से कितना टाइम जा रहा हो, कितना टाइम आना, ये सब होता है हम लोग का। सेफ्टी तो अच्छा है हम लोग का यहाँ पे। और अच्छा। अच्छा, एक बात बताइए, बाहर जाकर काम करने की हिम्मत कैसे, कहाँ से आती है आपके पास? एक ऐसा प्रश्न हमारे साथियों ने पूछा, एक साथी ने पूछा है। जी, वो तो खुद के ऊपर है। और कोई लड़कियों के पास जिनके पास हिम्मत नहीं है या ऐसे नहीं जुटा पा रहे, तो उनके उनको आप क्या बोलना चाहेंगे? बहुत सारी ऐसी लड़कियां होंगी जो बहुत कुछ बाहर जाके करना चाहती होंगी पर नहीं जा पा रही क्योंकि उनमें वो हिम्मत नहीं है, तो आप उनको क्या बोलना चाहेंगे? वो तो हर किसी का होता है, जब गांव में रहेंगे तो वो जैसा हम लोग गांव में रहते हैं तो गांव का ही सोच होता है। जैसे हम बाहर निकलते हैं तो खुद अपने आप हिम्मत आ जाती है कि हम लोग को कैसे रहना है, क्या करना है। ये अब गांव में रहेंगे तो जैसा अपना माहौल होता है सेम वैसे में ढलना पड़ता है। गांव वालों के साथ में ही उन्हीं के साथ रहना होता है, उन्हीं के साथ बात करना होता है। तो वही हम्म, है, फिर अपना सिर्फ सीमित गांव तक ही होता है, बाहर सोचते नहीं है। जब बाहर हम खुद निकलने लगते तो हमको खुद पता चल जाता है कि हमको आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये खुद अपने आप ही आ जाता है। बिल्कुल। निकलते ही सीख की एक सीढ़ी शुरू हो जाती है, जी। सीख जाते हैं। कोई भी वो पहले सीढ़ी से ही चढ़ते, इकट्ठा तो सीधा ऊपर जाऊं ऐसा तो होता नहीं है। धीरे बिल्कुल, धीरे। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, आ, तो बहुत सारा थैंक यू सरस्वती, अपना समय देने के लिए काम के दिन में। और हमारे सारे साथी आपको बहुत सारा बधाई दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपका जर्नी सुनकर, और जी, बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है। आप लोग को भी कि मेरे को ज्वाइन किया इसमें, मेरे को भी अच्छा लगा कि सब लोग के साथ बात करना, थोड़ा अपने को भी सीखने को मिलता है। बिल्कुल, बिल्कुल। अब मेरे थैंक को अच्छा भी लगता है कि सब लोग के साथ बात करना है, ऐसा सीखना। मम्मी लोग के साथ भी मैं बहुत जाती थी, मीटिंग होता था ना उनका, तो मेरे को अच्छा लगता था, सब समूह में कुछ भी बात होता है वो मेरे को बहुत पसंद है। बिल्कुल। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सरस्वती। थैंक यू। वेलकम मैम। Arundhita, you're muted. सॉरी, सॉरी। हाँ, तो अब हमारे पास आधे घंटे और हैं, तो और हमारे पास 2 और लोग हैं, और हम आप लोगों से भी सुनना चाहेंगे आपके कमेंट्स और प्रश्नों को। तो अनुपमा को मैं इनवाइट करना चाहूंगी। अनुपमा
आईना ऑर्गेनाइजेशन में प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर है और सेकेंड चांस एजुकेशन में काम करती हैं, ढेंकानाल डिस्ट्रिक्ट में है, उड़ीसा में। तो अनुपमा, मैं आपसे, अभी सब लोगों ने अपने जर्नी शेयर किया, मैं बस एक थोड़ा स्टेप पीछे जाकर आपके एक्सपीरियंस से वो जो गांव में बैरियर्स आते हैं, मतलब बहुत किन किन तरह के बैरियर्स आते हैं और आप लोगों ने मतलब काम से कैसे उन बैरियर्स को ओवरकम कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि सभी लोगों ने, सभी स्पीकर्स ने, कांता जी से स्टार्ट करते हुए सभी लोगों ने बैरियर्स के बारे में बहुत बातें की। अगर आप थोड़ा उसको आर्टिकुलेट करके हमारे सामने अगर रख पाए तो अच्छा। जी, गुड आफ्टरनून सभी को। मैं आईना ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे अरुंधति बता रहे थे, ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हूँ। आईना लास्ट 23 इयर्स से एक्चुअली वुमेन एम्पावरमेंट, चाइल्ड राइट्स और पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, इन सब के ऊपर हम लोगों का रेगुलर काम चलता है। और ये सेकंड चांस एजुकेशन प्रोजेक्ट में ढेंकानाल में हम लोग ज़्यादातर फोकस करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट को लेके कैसे काम कर पाए। अगर हम ज़्यादातर ये जब काम शुरू किए थे, बहुत सारे बैरियर्स, जैसे सोसाइटल बैरियर्स भी थे, स्ट्रक्चरल बैरियर्स भी थे। सोसाइटल बैरियर्स जैसे महिलाओं को फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में दीदियों का काम नहीं था ज़्यादातर, और जो भी लेबर वर्क जो भी दीदियों में जानती थी सेम काम करती थी, लेकिन उसके लिए भी बहुत लो पेमेंट होता था, उन लोगों का वेजेस भी बहुत कम था। उस हिसाब से फॉर्मल सेक्टर में दीदियों का काम नहीं था। उसके बाद दीदी ऐसे भी बोलती थी कि जैसे सोसाइटल बैरियर्स दीदी को ये फेस करना पड़ता था कि घर में लड़कियों को बाहर जाके काम नहीं करना है, लड़कियां बाहर गांव से बाहर जाके काम नहीं करती है, जो काम करना है आप घर में भी कर सकते हो, गांव के अंदर कर सकती हो। उस हिसाब से भी दीदियों को बोला जाता था। फिर अगर तुम काम करने बाहर चली जाओगी तो फिर घर का काम कौन करेगा, उस हिसाब से भी दीदियों को बोला जाता था। फिर जैसे अगर हम पेरेंट्स को जब हम जाके अप्रोच करते थे कि आपकी बेटी इतनी पढ़ी है, 10वीं 12वीं पास की है, उनके पास जाके स्किल ट्रेनिंग करके नौकरी कर सकती है, उस वक्त पेरेंट्स के साथ ये था कि वो जो भी है वो तो लड़कों को सीखने का है, वो ये ट्रेड है जो इलेक्ट्रिकल हुआ या फिर मशीनरी हुआ, वो तो लड़कियों को, वहाँ पे लड़कियां जाके क्या करेंगी। पेरेंट्स का ये भी डरना था कि बाहर लड़कियों का इतना भेजना, इतना दूर गांव से भेजना सही नहीं है, हम नहीं भेजेंगे अपनी लड़की को, अपनी लड़की यहाँ गांव में ही बहुत सुरक्षित है, बाहर जाके क्या करेंगी। उस हिसाब से मतलब बैरियर्स उनके आने सामने आ जाती थी। फिर कुछ महिलाएं जो मैरिड दीदियां का, जिनका काम करने का मन था, और उन दीदियों का ये था कि ज्यादातर कि हम लोग बाहर जाएंगे दीदी, लेकिन हम लोगों को काम करने के वक्त बच्चों को कहाँ रखेंगे, जैसे क्रेच फैसिलिटी भी नहीं होती है बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में या फिर जहाँ पे दीदियाँ काम करती हैं। तो इस टाइप का बैरियर्स को लेके ना दीदी बाहर नहीं जा पाती हैं, सोच के कि इतना पहले से सोचती हैं कि ऐसा है वैसा है, तो फिर हम बाहर नहीं जाएंगे, हम लोग गाँव में घर में ही ठीक है। तो जब ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, सेकंड चांस प्रोग्राम, हम धीरे धीरे जाके एक ही साथ जाके बोलने से तो गांव में कभी हम लोगों का, हम लोग स्टेप बाय स्टेप गए, पहले दीदियों के साथ जाके बातचीत किए, दीदियों का क्या इच्छा था, क्या ड्रीम था, वो दीदियों के साथ बातचीत करके पहले उन्हें काउंसलिंग किए। उसके बाद दीदियों के साथ घर में उनके पेरेंट्स के साथ, उनके हस्बैंड के साथ और हेड ऑफ द फैमिली जो भी थे उनके साथ जाके मीटिंग्स किए, उनके साथ पर्सनल काउंसलिंग किए, फिर कम्युनिटी के साथ भी बातचीत करके धीरे धीरे दीदियों का डिफरेंट जो ट्रेड्स में उन लोगों का जाने का था वो आइडेंटिफाई किए। उसके बाद दीदियों को एक प्री डिपार्चर ट्रेनिंग के टाइप का भी हम लोग दीदियों के साथ डिस्कस करते हैं, जाके वहाँ पे दीदी कौन से ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाएंगी, वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कैसा होगा, वहाँ पे उनके पेरेंट्स भी आके बातचीत करते थे वो ट्रेनिंग पार्टनर के साथ, ताकि पेरेंट्स को भी ये आश्वासन हो कि मेरी बेटी जहाँ भी जा रही है वो सुरक्षित वे में जा रही है, सही सलामत पहुँच रही है। तो उस टाइप का भी हम लोगों का उन्हें बोलते थे, डायरेक्ट इंटरेक्शन होता था। फिर दीदी जब ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स जाती थी, उसके बाद उनके पेरेंट्स भी उनके साथ जाते रहे ताकि उन्हें लोकेशन, वो कहाँ पे हैं, क्या करते हैं, कैसे किस जगह पे हैं एक्चुअली, वो भी उनके पेरेंट्स भी जाके देख के आते हैं। तो इस तरह से पहले स्टार्टिंग में बहुत सारे चैलेंजेस थी, जब एक दीदी 2 दीदी जाके
अपने एम्प्लॉयमेंट में सेटल हुई, फिर वो जाके गांव में आके या फोन में भी जब बोलती थी कि मैं यहाँ पे अभी नौकरी कर रही हूँ, इतना कमा रही हूँ, मैं इतना खुश हूँ, उसके बाद से एक मतलब सिस्टम स्टार्ट हो गया। हाँ, उन्हें देख के बहुत सारे लड़कियां भी धीरे धीरे जाने लगी। बहुत सारे चैलेंजेस आती हैं जैसे लड़कियों की। एक छोटा सा स्टोरी मैं शेयर करना चाहती हूँ। हमारी पद्मावती दीदी बोल के एक हैं, जो होम नर्सिंग में उनके गांव से पहली लड़की हैं जो मतलब घर में नहीं छोड़ रहे थे, लेकिन वो घर में कन्विंस की पेरेंट्स के साथ बातचीत करके वो होम नर्सिंग ट्रेड में आई ट्रेनिंग के लिए। 2 महीने का ट्रेनिंग लिए, फिर उसके बाद अभी ऑलमोस्ट 1.5 ईयर से वो काम कर रही है, और उनका शादी अभी 3 महीने पहले हुआ है। और मतलब वो शादी के बाद भी अभी फिर दोबारा जाके ज्वाइन कर की है, फिर अपना काम कंप्लीट किया। मतलब घर में उनके हस्बैंड के साथ सबके साथ बातचीत करके उन्होंने कन्विंस किया कि नहीं मुझे नौकरी करनी है, एंड अभी शादी के बाद भी वो जाके फिर से दोबारा अपना जॉब कंटिन्यू कर पा रही है। फिर हमारे साथ लिपि सिंह दीदी जुड़ने वाली थी, लेकिन उनका ट्रेनिंग ड्यूटी आवर्स की वजह से शायद वो अभी नहीं जुड़ पा रही है। लेकिन उनका स्टोरी भी बहुत मतलब इंस्पिरेशन है। जैसे वो अपनी गांव की पहली लड़की है जो उड़ीसा के बाहर जाके काम कर रही है। मतलब उड़ीसा से ऑलमोस्ट बहुत दूर, तिरची तमिलनाडु स्टेट में वो जाके वहाँ पे काम कर रही है। अभी 2 महीना हो गया उनका भी काम करते हुए। और वो भी मतलब फाइनेंशियली एक है कि जब ये स्किल ट्रेनिंग उनमें ले रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट से जब जुड़ रही हैं दीदियाँ, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो रही हैं, वो उनके पास फाइनेंशियल कंट्रोल भी थोड़ा थोड़ा आ रहा है, जिसकी वजह से वो भी बहुत कॉन्फिडेंस से अपना डिसीजन भी खुद ले रही हैं। उन्हें जो पॉइंट भी बताना था वो भी घर में बोल पा रही है, नहीं मुझे ऐसा करना है। उस हिसाब से दीदियाँ भी आगे धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं। अनुपमा, आप लिपि की बात कर रहे थे, हमारे पास लिपि ज्वाइन तो नहीं कर पाई अनफॉर्चुनेटली, पर उन्होंने वो बहुत एक्साइटेड थी हमारे साथ पार्टिसिपेट करने के लिए, तो उसने ट्राई किया एक वीडियो बनाकर अपना कुछ शेयर करने का, बट कुछ टेक्निकल इशू है ना, हम चला सकते हैं एक्चुअली अरुंधिता, वो वीडियो का साउंड नहीं आ रहा है, मैं जितना भी चेक कर पा रही हूँ उनका वीडियो का साउंड नहीं आ रहा है, तो उनका वो क्या कह रही है वो हम लोग शेयर कर सकते हैं। जी। वो एक्चुअली बहुत खुश थी कि उन्हें पहले तो ये मौका दिया गया था कि वो आके बोलेगी, बट उनका कुछ वेरिफिकेशन प्रोसेस की वजह से वो नहीं जुड़ पा रही थी, तो वो एक वीडियो शेयर की थी, लेकिन उनका साउंड का शायद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा था, इसलिए वो भी हम प्ले नहीं कर पा रहे। वो लेकिन बहुत एक्साइटेड थी कि पहले वो अपनी कंकड़ाहाट ब्लॉक में उर्वेंगी गांव से दीदी ज्वाइन की है। मतलब उनका गांव है जहाँ पे वो +2 अपना कंप्लीट कर चुकी थी और गांव में ट्यूशन्स लेती थी, ताकि वो अपने थोड़ा थोड़ा फाइनेंशियली सपोर्ट कर पाएंगी छोड़े ये से। फिर जब ये प्रोग्राम के बारे में, दूसरा मौका का प्रोग्राम के बारे में उन्हें पता चला, वो मीटिंग्स में अटेंड की, उन्हें पता चला कि स्विंग मशीन ऑपरेटर उनका एक इच्छा था, एक कला था कि उसमें नहीं मुझे करना है, मुझे सीखना है उस हिसाब से। तो वो सीखने के बाद वो धीरे धीरे सहाना क्लॉथिंग भुवनेश्वर में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में उन्होंने ट्रेनिंग लिया 2 महीने का, और अभी दूर तिरछी में जाके नौकरी भी कर रही हैं। अभी 2 महीने से उनका जो पैसे भी आए हैं वो धीरे फाइनेंशियली उसे घर में भी सपोर्ट कर पा रही है उसे। तो इस जर्नी को वो अगर शेयर करती तो शायद और एक्साइटेड मैं शेयर करती। मैं बस उनकी बातों को आपको बता रही हूँ। वो इस मौका को पाके, दूसरा मौका जो उन्हें मिला है अपने आप को रिप्रेजेंट करने का या अपने करने का, वो उसे पाके बहुत खुश है, और वो ये भी चाहती है कि आगे भी मैं नौकरी करना चाहती हूँ। अगर नहीं भी कर पा रही हूँ तो वो अपना गांव में आके एक स्किल ट्रेनिंग लगा के वो और बच्चों को उनके गांव में जो हैं उन्हें भी सिखाना चाहती है। उस हिसाब से भी उसका फ्यूचर का मतलब प्लानिंग अभी से वो फ्यूचर का प्लान भी बना रही है। दीदी अगर ये नहीं हो पाया तो मैं ये भी करना चाहती हूँ। तो ये एक बहुत अच्छा और पॉजिटिव बदलाव मैंने देखा है। थैंक यू। हाँ, बहुत मतलब ये करेक्ट कि अगर हम सुन पाते तो बहुत अच्छा रहता, बट आई मीन थैंक यू फॉर शेयरिंग हर पार्ट ऑफ द स्टोरी।
और थैंक यू अनुपमा, आपको भी अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए। तो आई मीन थैंक यू एवरीबॉडी। हमारे पास आई एम फीलिंग वेरी इंस्पायर्ड एंड इट वाज वेरी यूजफुल एवरीथिंग जो आप लोगों ने हमारे साथ शेयर किया। अब वी आर डन विथ ऑल आवर स्पीकर्स, बट हमारे पास good 15 minutes है to engage in some kind of discussion. So please post your questions for the speakers or anything that you would want to engage with. On the chats में कर सकते हैं आप लोग, Q&A में कर सकते हैं. I think we have some in Q&A. अमित के लिए questions था. अमित आप है ना? हाँ. So let's start from the some questions that we have already in Q&A. Amit, आप म्यूट में हैं. हेलो. हाँ, एक प्रश्न था आपके लिए अमित. How is the शौविक ने पूछा है ये. How is the post placement support ensured at the destination point? अब पोस्ट प्लेसमेंट सपोर्ट जो होता है मेनली अगर हम डेस्टिनेशन पॉइंट की बात करें तो वहाँ पे हमारे यहाँ से एक दीदी रहती हैं जो कि एक सुपरवाइजर का काम करती हैं और उनका रोल ये रहता है कि वहाँ पे जितनी भी दीदियाँ हैं किन्हीं दीदी को कोई मेडिकल का कोई सपोर्ट चाहिए, किन्हीं को फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए या किन्हीं को घर जाना उसके लिए टिकट स्टेशन छोड़ना है, तो वहाँ पे एक हम लोग सुपरवाइजर रखते हैं. सुपरवाइजर मतलब कि वहाँ गाँव की एक दीदी रहती है जो कि ये सब मेनली उनको मैनेज करना, मदद करना ताकि वो डेस्टिनेशन पॉइंट्स में उनको कोई किसी भी तरह का तकलीफ ना हो या किसी भी जो हम लोग बात भी करते हैं ट्रैफिकिंग का जो इशू है कि हम लोग उनको गलत जाल में बूंद कर उनको फंसा लेते हैं, तो उस तरह का इशू ना आए इसलिए हम लोग वहाँ पे एक दीदी को रखते हैं स्पेशली उनके सपोर्ट के लिए. Thank you. Yeah, thank you. हमारे पास कोई और क्वेश्चंस हैं क्या? हाँ, I mean, everyone's sharing that their sharings were really inspirational. Thank you to all the speakers. It was a great sharing, and कौसारी बेगम और सरस्वती को स्पेशल धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए. अभी भी है हमारे साथ सरस्वती और कौसारी दीदी, तो अगर आप लोगों को कुछ उनसे भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं. आई थिंक एक हाथ है, मतलब एक रेज हैंड है. सुमिता, हैंड रेज है. रेखा, कैन यू मेक हर कैन शी आस्क अ क्वेश्चन? रेखा जी, आपने हाथ अपना उठाया है, कुछ प्रश्न आपको पूछना है? हेलो रेखा जी, आप म्यूट पे हैं. I think सुमेंद्र का एक क्वेश्चन है. जब तक रेखा जी अपना माइक ठीक करते हैं. Aspirations about career pathway or the liberating attributes. What encourages a young girl to pursue alternate livelihoods? I'm just asking where to focus more while we are engaged. ये कोई भी आंसर कर सकते हैं. अमित, बरखा, अनुपमा. हेलो. हाँ अमित बोलिए. very beautiful question. जब हम गांव में बात करते हैं मेनली एस्पिरेशंस का जब हम बात करते हैं या उनका एक ड्रीम का जब बात करते हैं दीदियों से कि दीदी आपने जब पढ़ाई करते समय क्या सोचा था या आप पढ़ाई करके क्या आप करना चाहते हैं, तो उस समय में उनका अलग अलग मतलब जवाब आता है कि मुझे तो टीचर बनने का शौक था या मुझे हॉस्पिटल में काम करना था, मुझे और भी बहुत सा नौकरी का सामने आता है कि मुझे अलग अलग चॉइस है, लेकिन किसी ना किसी कारणवश चाहे वो फाइनेंशियल इशू है या
सोसाइटी को लेके जो एक मतलब रेस्ट्रिक्शंस रहता है, घर में खुद जो रेस्ट्रिक्शंस रहता है, तो उसको लेके कभी वो नहीं निकल पाते, जिसके चलते में क्या होता है कि जब उनका एक सपना था या सोच था, तो उसके बाद ना दीदी सोचती है अब तो मुझे चांस मिलेगा ही नहीं, तो हम उसको ड्रॉप कर देते हैं। तो वो अपना जो भी एक सपना है उसको ड्रॉप कर देती हैं। लेकिन जब फिर से हम बात करना शुरू करते हैं, तो उनके पास एक सपोर्ट रहता है कि ठीक है, घर से तो सपोर्ट नहीं मिल पाया, लेकिन गवर्नमेंट जिस तरह से फंड कर रहा है और जिस तरह से हम लोग जाके दीदी को समझाते हैं, हम आपके हर हर सफर में हम साथ में रहेंगे, कुछ भी दिक्कत होगा तो हम लोग हैं। तो उनको जब कॉन्फिडेंस मिलता है कि नहीं मतलब मैं अपना सपना जो है इनके मतलब सहारे या इनके साथ पूरा कर सकती हूँ, तो वो दीदी आती हैं। और जब बात आता है उनका एस्पिरेशन का और उनका अपना सपना का पूरा करने का और इंडिपेंडेंट लाइफ जीने का, अपना चॉइस को मतलब ये एक्सपीरियंस करने का और डिसीजन लेने का, तब वो दीदी डिसाइड करती है। और उस समय में जो है उनका डिसीजन जो होता है वो मतलब बहुत क्या बोलेंगे, बहुत ठोस होता है, बहुत कंक्रीट होता है। और उसमें जितने भी पेरेंट्स हैं उनके साथ नेगोशिएट करते हैं कि मुझे जाना है, मुझे पढ़ाई करना है। तो ये एक तरह से मतलब मोटिवेशनल एक ट्रेनिंग है हमारा, जिसमें कि पूरा एक जेंडर और जो भी उनका एस्पिरेशंस है, जो भी उनका ड्रीम है, उसको लेके हम लोग ट्रेनिंग करते हैं, वहीं पे मोटिवेट करते हैं और वहाँ से दीदी जो है उसको मतलब आगे उसके बारे में सोचना शुरू करती है। मैं समझा पाया शायद? हाँ हाँ बाकी और हाँ। कोई भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बरखा, आप बोलना चाहेंगे, आप जो लिख रही थी? हाँ, मुझे लगता है कि कहाँ पे फोकस करना चाहिए। एक तो कि उनकी क्या एस्पिरेशन है, उसको उस पे फनल इन करने की भी ज़रूरत है, लेकिन उसके साथ साथ उनके ऑप्शंस भी बढ़ाने की ज़रूरत है। बहुत सारी ऑप्शंस, करियर ऑप्शंस की जानकारी भी नहीं है। दूसरा इज कि मुझे लगता है कि किसी ना किसी एक ट्रेड में, अगर 2-3 हो तो और भी अच्छा, लेकिन किसी ना किसी एक ट्रेड में काम करने का, एक जॉब लेने का एक्सपीरियंस ले पाए, वो जरूरी है। I have a question, अगर कोई और नहीं है, for Amit and Barkha again, कि प्रदान, I mean शुरू में आपने शेयर किया ही है अमित, पर फिर otherwise again like to ask this question कि प्रदान में हम बहुत एग्रीकल्चर पे हम फोकस करते हैं, जैसा आपने अमित कहा कि दीदी को हम ये सिखाएंगे खेती बाड़ी या पशुपालन। तो एज अ प्रदान पर्सन और एज अ डेवलपमेंट प्रोफेशनल हमको अपने सोच एंड प्रैक्टिसेस एंड पर्सपेक्टिव्स में क्या बदलाव लाने की जरूरत है, या लाने की जरूरत है या नहीं? हाँ, जैसे मुझे लगता है कि लाइवलीहुड का अगर हम बात करें तो मुझे और भी लाइवलीहुड ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना चाहिए जो आसपास में है। जैसे कि हम लोग सिर्फ जब गांव में जाते हैं तो जो गांव के आसपास के रिसोर्सेज जब देखते हैं वहाँ पे क्या है, लैंड है और एनिमल्स हैं, तो हम उसके बारे में सोचने लगते हैं और बहुत आसानी से जो है हम उसको मतलब ये एक्सेस कर पाते हैं, तो इसलिए हम उसी के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा-सा जब लाइवलीहुड का जब बात करेंगे तो उस बास्केट में और भी इस तरह का अपॉर्च्युनिटी होना चाहिए। और साथ ही साथ में मुझे लगता है कि थोड़ा-सा हमको इस से निकल के आना पड़ेगा कि जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल है, उसके अलावा बाहर में भी बहुत सारे रिसोर्सेस हैं। तो उस पे भी हम लोग को ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो भी बाहर में नौकरी है इस तरह का, जहाँ पे लोगों का ज़रूरत है, स्किल्ड लोगों का ज़रूरत है, जहाँ पे उनको अच्छा खासा इनकम हो सकता है एज़ कम्पेयर टू अगर हम एग्रीकल्चर का बात करें, तो दोनों में ही अगर हम बात करें कि एग्रीकल्चर से भी कुछ पैसा है, कुछ पैसा हमारे जॉब से भी है। जो सिक्योर जॉब है, उनका पीएफ भी कटता है, जो जिससे उनका आने वाले समय में जो बुढ़ापे के समय में उनको सपोर्ट मिल पाएगा। तो मुझे लगता है कि एक होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए और पूरे फैमिली को किस तरह से हम एक मतलब बेटर मतलब पोज़ीशनिंग कर सकते हैं या उनको गाँव में एक अच्छा ज़िंदगी दे सकते हैं या वो दीदी खुद जी पाएँ। तो उसके लिए हमको लगता है कि अलग-अलग एवेन्यूज़ और अलग-अलग लाइवलीहुड अपॉर्च्युनिटीज़ को हम लोग को तलाशने की ज़रूरत है। या बिल्कुल, थैंक यू। अनुपमा, बरखा, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इस पे? दी मेरे को बात करनी है 2 मिनट। हाँ प्लीज सर, सत्य बोलिए। मेरे को बरखा दीदी लोग को जितना प्रदान के सबको थैंक यू बोलना है, क्योंकि इन्हीं की वजह से अभी मेरे को इन्हीं के सपोर्ट की वजह से मैं यहाँ पहुंची हूँ। थैंक यू दी।
बरखा। नहीं सरस्वती, थैंक यू तुम्हारे आने के लिए। और इससे पहले जो अरुंधिता तुम पूछ रहे थे कि ऑन फार्म ऑप्शंस में कितना जाना चाहिए, हम लोग युवा शास्त्र में इसको कर रहे थे 2 साल तक, तो उसमें मतलब बहुत तरह के चैलेंजेस आए जो कि जॉब में भी आते हैं, बट मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में लैंड होल्डिंग और कम होती जाएगी, तो उस पर डिपेंडेंट रहना सभी के लिए, कि सभी लोग गांव में रहकर उसी पे डिपेंडेंट रहें, वो पता नहीं कितना पॉसिबल होगा। एंड द अदर थिंग इज कि खेती और जो ऑन फार्म चीजें हैं वो सीखते ही हैं, या तो अपनी फैमिली से, एक्सपीरियंस से, प्रदान से, कैसे भी, लेकिन जहाँ पे हमें इंटरवीन करने की जरूरत है, जो कि उनके रेगुलर ऑप्शन नहीं होते हैं, वो पॉसिबल बनाने में। थैंक यू, थैंक यू। नए रोजगार के अवसरों पर चिंतन रेखा जी ने लिखा, सो एक्सप्लोर new alternatives. Before we end, there's just one comment or a question. हम रविंदर जी को अलाउ कर सकते हैं, मतलब परमिट कर सकते हैं, पैनल लिस्ट बना सकते हैं, या I'll just read out the question. हाँ रविंदर जी, आप बोल सकते हैं, आप अपना क्वेश्चन, can you ask your question please? It will be good to if you can ask your question. मैं पढ़ दिए देती हूँ। ट्रांजिशन, सॉरी अनम्यूट था, सॉरी अनम्यूट था, मेरे को नहीं देखा, सॉरी। अच्छा, मेरा यही क्वेश्चन था कि एक तो ये है कि हम जब बात कर रहे हैं तो काफी लोग ये शेयर कर रहे हैं कि वो वहाँ सेटल है, और फिर वो एक पीछे से ये भी आवाज आती है कि वो गाँव आके भी कुछ काम करना चाहता है। तो मेरा उसी से इस तरीके का था कि ये जो लाइफ का चेंज है, तो वो किस तरीके का है, कोई ट्रेड के हिसाब से वो उसको लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं, जहाँ वो एक लाइफ में किस तरीके, कितना समय ट्रांजिशन का एक रहता है जब वो एक परमानेंट इस तरीके का जॉब स्किल में रहेंगे, तो उस तरीके का एक था। ठीक है, हेलो, मैं समझा पाया क्या? हाँ अमित, क्योंकि हाँ मैं समझ नहीं पाया, और एक बार आप थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए ना। मैं ये बोल रहा था कि एक जब हम 2-3 लोगों का बात सुन रहे थे कि कुछ लोग वहाँ बहुत अच्छा से सेटल्ड है, लेकिन फिर भी एक मन में कहीं ना कहीं एक टीस सी है कि अगर हम घर भी आ गए तो आके यहाँ इस तरीके का हम काम करेंगे, तो एक एनीवे सेकंड वो जो बी प्लान टाइप है वो चल रहा है ना। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि उसको ये जो इस तरीके का जब, और ये बहुत कम नंबर है 5-10 है ना, इसको अगर हम सस्टेन कराते हैं, उनका कितना ट्रांजिशन है कि वो उस तरीके की लाइफ में हमेशा सेटल्ड हो जाएंगे, कि वो गांव में भी उस तरीके का कोई फैमिली को उस तरीके का बात नहीं बोलेगा, जैसा ज्यादातर समझ में आया कि ज्यादातर लोग जो गांव मोहल्ले का लोग वो ज्यादातर थोड़ा सा पिंच करता है, इस तरीके का एक लैंग्वेज यूज करता है। तो उस चीज को हम कैसे, इस तरीके का जो एक लाइफ चेंज है तो वो कैसे रहेगा, और ये क्या कोई ट्रेड के हिसाब से भी कोई उस तरीके का रहेगा क्या, कि जो यूथ को इंस्पायर करेगा या उसकी नई लाइफ में उस तरीके का वो करेगा? कोई ट्रेड है या कोई अलग तरीके का है कि जो उसको परस्यू करने के लिए वो मोटिवेट करता रहेगा? लाइक हम रेस्टोरेंट की बात किए, जहाँ स्टिचिंग की बात किए, जहाँ नर्सिंग की बात की, तो इस तरीके कोई और अदर ट्रेड है या यही ट्रेड इसको लॉन्ग टर्म कंटिन्यू करेंगे? ठीक है, मैं समझ पाया। तो मैं जो अलग अलग जो सेक्टर में लोग जाते हैं, अगर देखा है तो DDU-GKY का प्रोग्राम और PMKVY का प्रोग्राम जो है, ये लगभग हर एक सेक्टर के लिए है। तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि दीदी का जो चॉइस है, वो चॉइस को के हिसाब से हमको अलाइन करते हुए उनका जॉब जो है वहाँ पे दिलवाएं, और वो उसी हिसाब से कोर्स करे। उसके बाद में जब हो सकता है कि कुछ दीदी जो है वहाँ पे रह गई, जैसे कि GDA का अगर बात करें, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट का बात करें, तो वहाँ पे हॉस्पिटल में दीदी काम कर रही है, लेकिन कुछ दीदी लगता है कि नहीं मुझे घर आना है, घर के पास रहना है, तो वहाँ पे भी जो नर्सिंग सेंटर है, नर्सिंग होम है, वहाँ पे भी वो जॉब कर सकती है।
तो इस तरह का हम लोग अभी जैसे कि बातचीत भी चल रहा था कि एक दीदी है, उनका शादी होने का घर में बात चल रहा है कि उनका शादी होगा। तो वो दीदी का कहना है कि मुझे भैया आसपास में कोई जॉब मिल पाए, जैसे किशनगंज का ही बात करें कि मुझे किशनगंज में भी जॉब मिल जाता है तो हम घर पे भी रह के जॉब कर लेंगे। तो मतलब हम लोग ये भी सोच रहे हैं कि दीदी का जो भी मतलब एक लाइफ में ट्रांजिशन होगा, इस तरह से नॉर्मली निकल के बाहर जा रही है, फिर से उनको एक जॉब वाला एक प्रोफाइल में रहना है, तो वो हम लोग भी सोच रहे हैं कि उनके कहीं भी, चाहे वो शहर में रहे चाहे गांव में रहे, वो इस तरह के जॉब में रहे। तो उसके लिए हम लोग लोकली और प्लस जो डिस्टेंस वाला प्लेस है वहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं। साथ ही साथ में हम लोग ये भी सोच रहे हैं कि जो दीदी अम्बाला में है या हरियाणा में है, तो वो अब उनके गार्जियन भी उस तरह का मतलब फ्यूचर के लिए बात करना शुरू कर दें कि नहीं, अपनी बेटी की शादी तो हम पढ़े लिखे लोग से ही करवाएंगे जो जॉब करे, नौकरी कर रहे हैं। तो इस तरह का डिस्कशन जो है गांव में या फैमिली में चलना भी शुरू हुआ है। इसमें अमित ये भी था, एक सेकंड था शायद मैं वो मिस कर गया, कि वो कितना समय लगता है कि मान लीजिए वो जैसे दीदी भी, हम पहले दीदी जो बिहार के दीदी बोले थे, सॉरी उनका नाम मैं प्रोनाउंस कर रहा, तो उन्होंने जैसे बोला 6-8 महीना जैसा उनको लगा। तो नॉर्मली हमारा इस तरीके का जो अनुभव है उसमें कितनी टाइम हम बोलेंगे कि वो स्टेबल टाइप उस तरीके के मतलब कि वो एक जॉब वाली लाइफ में आ गए हैं, तो वो एक कितना ट्रांजिशन पीरियड मतलब के जो समय है वो ट्रांजिशन पीरियड जो होता है, मुझे लगता है कि जब वो ट्रेनिंग के लिए जाते हैं और जॉब का लगभग 3 से 4 महीना वो जॉब में रहते हैं, तो लगभग बात किया जाए तो 7 to 8 मंथ जो है उस तरह का फेज, उस तरह का एक समय होता है जिसके बाद वो स्टेबल हो जाते हैं। तो इनिशियली तो उनको जवाब देना पड़ता है अपने आसपास पड़ोस में, जो भी डिस्टेंट रिलेटिव है, उनके घर परिवार के लोग हैं, उनको जवाब देना पड़ता है कि वो कैसी हैं। जैसे जॉब में जाती हैं तो लोग जो है जाके कुछ देखते हैं, कुछ फोन पे भी बात करते हैं, उसके बाद पैसा भी जब घर पे भेजने लगती हैं तो एक उसके बाद में क्या होता है कि वो स्टेबल हो जाता है थोड़ा सा, लोगों को विश्वास होता है ठीक है दीदी तो जॉब कर रही है, अच्छा जगह पे गई है। तो इस तरह का मतलब 7 to 8 मंथ्स मुझे लगता है कि ये है फेज। मिनिमम 7 to 8 मंथ के बाद एक हम बोल सकते हैं कि वो परमानेंसी अपने उस गोल की तरफ है, उससे पहले हो सकता है कि वापस वो एक प्रेशर में रहते हैं। राइट, हाँ, ओके। थैंक यू अमित और रविंद्र जी को। एक और बस हम बिकॉज सुमिता ने आमीन को बनाया है पैनल में, हम प्लीज पूछिए, आपने हैंड रेज किया है आमीन। नमस्कार वंदिता। हाय नमस्ते। सभी को नमस्ते। मेरा नाम अमीन है और बेसिकली मेरा एक क्वेश्चन था बरखा तनवीर जी से कि बार बार हमने एक शब्द सुना है युवा शास्त्र, तो थोड़ा सा अगर आप संक्षेप में हमें युवा शास्त्र कार्यक्रम के बारे में अगर कुछ बता पाए तो अच्छा होगा, मुझे थोड़ा समझना था उसको। संक्षेप में तो थोड़ा सा कठिन है, ये इस पे बात करने के लिए वेबिनार के बाद बात कर लें क्या? अगर थोड़ा 1-2 लाइन आप शेयर कर सकती हैं बरखा की, है क्या युवा शास्त्र बेसिकली? युवा शास्त्र एक कार्यक्रम है युवाओं के लिए, लड़के लड़कियां दोनों के लिए, 18 से 30 वर्ष के। ये अभी मध्य प्रदेश के और छत्तीसगढ़ की टीम्स में चल रहा है, जिसकी यूथ के साथ इंगेज करना, उन्हीं के और उनके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाना अपनी बातें करने का, और फिर उनको किसी एक आजीविका से जोड़ना, नौकरी हो, एंटरप्राइज हो, या जैसे भी एक उनको आजीविका से जोड़ना। उसके बीच में फिर बहुत सारी और चीजें हैं, इंस्टीट्यूशनल की ग्रुप्स बनते हैं, इवेंट्स, स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं, स्किल ट्रेनिंग होती है, सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग होती है। Then there is a reimagining the future workshop followed by career counseling, and then choice making, and then they go for the training. Yeah. But इससे ज़्यादा अगर और बात करनी है तो वेबिनार के बाद बात कर सकते हैं। अमीन जी प्लीज। थैंक यू बरखा और अमीन को। थैंक यू। नाउ हम लोग अंत में आ चुके हैं, एट द एंड ऑफ दिस वेबिनार। तो थैंक यू सभी को आज अपना समय देने के लिए, और हमारे स्पीकर्स को और पार्टिसिपेंट्स को भी एंगेज रहने के लिए। हमने देखा कि पार्टिसिपेंट्स बहुत टाइम तक ड्रॉप नहीं हो रहे थे,
तो काफी एंगेजिंग मुझे भी लगा। तो थैंक यू सो मच सभी को। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू अरुंधीता, बाय बाय। बाय। बाय।